तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग लोकवित्त वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग लोकवित्त का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने थे। इसके अलावा लोकवित्त का जो विकास का क्रम था, जो हम लोग जाने थे कि ये 3 चरण में ये लोकवित्त का विकास हुआ था। एक तो है आपका प्रथम चरण 1750 से 1930 तक का, जिसको हम लोग पूंजीवाद का काल कहते हैं। द्वितीय चरण है 1930 से लेकर 1991 तक, जिसको लोक कल्याणकारी राज्य का काल कहते हैं। और तीसरा चरण है आपका 1991 से लेकर वर्तमान अभी तक, जिसको हम लोग वैश्वीकरण का काल कहते हैं। तो ये आपका लोकवित्त का विकास था, जिसको हम लोग पूरा देखे हैं। और ये जो तीनों चरण हैं, इन तीनों चरणों से जो है वो हमारा भारत भी होकर गुजरा है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि भारत में लोकवित्त का जो स्रोत क्या है, यानी कि जो लोकवित्त का प्रबंधन होता है वो टोटल 8 तरह से होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पहला था आपका कर संरचना, दूसरा था लोक उधार एवं छोटी बचतें, तीसरा सरकार की चल और अचल संपत्ति, ठीक है, और चौथा था आपका ये पूंजीगत राजस्व, पांचवा था विदेशी पूंजी का अंतर प्रभाव, छठा था आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA। सातवां था आपका शुद्ध निर्यात, जिसे अधिशेष व्यापार संतुलन कहा जाता है। और आठवां और लास्ट ये था आपका कि घाटे का वित्त प्रबंधन, जिसको हम लोग हिनात प्रबंधन और इसी को ही मौद्रिकरण की नीति भी कहते हैं। और साथ ही साथ मतलब कि जो नए नोटों को छापना, नए नोटों को जारी करना, ये आपका 8वां नंबर पॉइंट था। तो आपको बताया गया था इन्हीं 8 पॉइंट के माध्यम से ही, मतलब इन्हीं 8 स्रोत है, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से लोकवित्त का जो है वो प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हम लोग समझे थे। इसके अलावा आपको जो है वो बताया गया था कि लोकवित्त के अंतर्गत हम लोग 4 डायमेंशन में इसको पढ़ते हैं। लोकवित्त को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। इसका 4 पार्ट होता है। पहला हो गया आपका लोक राजस्व, दूसरा हो गया लोक व्यय, तीसरा हो गया आपका लोक उधार, चौथा हो गया घाटे का वित्त प्रबंधन। अब देखिए, लोक राजस्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। उसके बाद कर राजस्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर और आपका अप्रत्यक्ष कर। उसी तरह गैर कर राजस्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूंजीगत आय और आपका गैर पूंजीगत आय। उसके बाद जो आपका लोक व्यय है, ये भी आपका 2 भागों में बांटा गया है, विकासात्मक व्यय और आपका गैर विकासात्मक व्यय। उसके बाद जो आपका लोक उधार है, ये भी आपका 2 तरह का है। एक तो है आपका घरेलू बाजार से उधार और दूसरा है विदेशी बाजार से उधार, या उसको लोन भी कहा जाता है। अब जो घरेलू बाजार से जो उधार है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो जो RBI के द्वारा बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को बेचने पे लिया जाता है, और दूसरा भाग हो जाएगा जो कि छोटी बचत होती है, स्मॉल सेविंग्स, उससे डायरेक्ट जो सरकार पैसा लेता है, प्रत्यक्ष रूप से वो नागरिक का ही पैसा लेता है, वो भी एक आपका जो है वो घरेलू बाजार में ही शामिल होता है। इसके अलावा विदेशी बाजार से जो उधार लिया जाता है, इसमें भी 2 तरह का शामिल होता है। एक तो दूसरे देशों के सरकार से आप लोन ले रहे हो, मतलब ये सहायता ले रहे हो, मतलब कि हेल्प ले रहे हो, या फिर अनुदान के रूप में ले रहे हो, ग्रांट्स। और दूसरा होता है जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, आसियान डेवलपमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा AIIB यानी कि आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी बैंक से भी जो आप लोन ले रहे हो, या फिर ब्रिक्स बैंक वगैरह हो गया, इन सभी को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। और चौथा पॉइंट हो गया आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। और घाटे के वित्त प्रबंधन को ही हम लोग कहते हैं कि नए नोटों को छापना और मार्केट में भेज देना, यही आपका हो गया घाटे का वित्त प्रबंधन। इसी को बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन यानी कि मौद्रिकरण की नीति, और इसी को ही हिनात प्रबंधन भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें जो है वो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो ये हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो सारा यहाँ पर आपका जो है वो रिविजन हो गया है। आप वीडियो को बार बार देखते चले जाइएगा, तो फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका लोकवित्त है यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, इसका विशेषता आखिर क्या है, इसका फीचर जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लोकवित्त का महत्व क्या है, ठीक ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत में लोकवित्त का जो है वो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में लोकवित्त का जो महत्व है वो विशेषकर 4 भागों में बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है, तो पहला आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व है। दूसरा आपका उत्पादन के साधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है। और संसाधनों के वितरण में भी जो लोकवित्त है इसका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये 4 डायमेंशन में लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग जो है वो एक एक करके देखना पड़ेगा कि लोकवित्त का महत्व। और इसी टॉपिक को हम लोग को करने में जो है वो हमारा लगभग 1.5 घंटा से प्लस लग जाएगा टाइम, ठीक है ना।
तो आज हम लोग यहीं तक की बातें जो है वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लोक राजस्व के एक बार लोक राजस्व पढ़ेंगे। फिर आपका लोक राजस्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में लोक व्यय को, फिर लोक उधार को पढ़ेंगे, फिर आपका है घाटे का वित्त प्रबंधन करके, मतलब चारों को एक एक करके पढ़ना है और फिर आपका जो है वो लोक वित्त वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लोक वित्त की विशेषताएं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये रहा आपका लोक वित्त की विशेषताएं, यानी कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस है इसका क्या फीचर्स है, इसका क्या विशेषता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो पहला तो विशेषता हो जाएगा लोक वित्त का कि अधिकतम सामाजिक को सुनिश्चित करके जो मतलब देखो अधिकतम जो है सामाजिकता, इसको सुनिश्चित करना, ये भी लोक वित्त का एक प्रमुख विशेषता है। कहने मतलब क्या है, सरकार जो है वो लोक वित्त के माध्यम से सामूहिक, सामाजिक और आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति जो है वो करने का प्रयास करता है तथा समाज में अधिकतम संतुष्टि को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है, ताकि समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्थापित किया जा सके। यानी हम लोग बोलते हैं ना, आपका जो वांट्स एंड डिजायर है, जो आपका इच्छा है, जो आपका खुशी है, इसको फुलफिल करने का प्रयास करता है गवर्नमेंट। और ये कैसे करता है, लोक वित्त के माध्यम से करता है। तो अधिकतम सामाजिक जो तत्व है इसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है लोक वित्त के माध्यम से, और इसकी ये प्रमुख विशेषता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो सरकार है वो लोक वित्त के माध्यम से सामूहिक यानी कि कलेक्टिव सामाजिक और आर्थिक इच्छा, जो भी हमारे सामाजिक इच्छाएं हैं और जो भी हमारे आर्थिक इच्छाएं हैं, सामाजिक इच्छाओं में हम लोग बात करें अगर हम लोग, तो सामाजिक इच्छाओं में बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे हेल्थ का फैसिलिटी होना चाहिए, एजुकेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। आर्थिक इच्छाओं में बात करें तो हमारे यहाँ रोजगार का साधन होना चाहिए, हमारे यहाँ पे मार्केट में सारे कुछ उपलब्ध होने चाहिए। तो ये सभी जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक इच्छाएँ हैं, और भी हो सकते हैं। तो सरकार जो है वो लोक वित्त के माध्यम से सामूहिक, सामाजिक और आर्थिक इच्छाओं को जो है वो फुलफिल करने का प्रयास करता है, और इससे क्या होता है कि समाज में जो है वो अधिकतम संतुष्टि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन जो लेवल है उसको अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। कौन, तो गवर्नमेंट। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो लोक वित्त के माध्यम से सामूहिक, सामाजिक एवं आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है तथा समाज में अधिकतम संतुष्टि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, ताकि समाज जो है वो काफ़ी हो, क्या हो, समाज शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को स्थापित किया जाए, ताकि समाज में शांतिपूर्ण तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन सभी का बना रहे। ठीक है, तो ये पहला विशेषता हो जाएगा लोक वित्त का कि समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना है, साथ ही साथ समाज में लोगों का जो है सामूहिक, सामाजिक और आर्थिक जो भी इच्छा है इसको पूर्ति करने का, फुलफिल करने का प्रयास करना है, ताकि समाज में अधिकतम संतुष्टि को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये पहला विशेषता हो जाएगा लोक वित्त का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा विशेषता, तो बोला जा रहा है कि लोक वित्त हमेशा संतुलित होती है, एकदम बैलेंस होता है। दूसरे शब्दों में लोक वित्त के अंतर्गत कुल आय एवं कुल व्यय का बराबर होना आवश्यक है। यदि सरकार का कुल आय सरकार के कुल व्यय को पूरा करने में असक्षम हो, तब ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा घरेलू एवं विदेशी बाजारों से ऋण लिया जाता है। साथ ही साथ ऋण अपर्याप्तता की स्थिति में घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाता है, ताकि आय एवं व्यय को संतुलित किया जा सके। सिंपल सी बात कीजिए, लोक वित्त जो है ना, पब्लिक फाइनेंस है ना, अभी आपको बताया है, इसमें 4 डायमेंशन होता है। एक तो है आपका लोक राजस्व, दूसरा है आपका लोक व्यय, तीसरा है आपका लोक उधार, और चौथा है घाटे का वित्त प्रबंधन। ये दोनों कब आएगा, ये बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका आय है, यहाँ पे आपका व्यय है। तो आय मान लो कि आपका एक्स अमाउंट है आय आपका, और यहाँ पे आपका व्यय मान लो ये वाई। अगर ये दोनों बराबर है, आपके पास पैसा आ भी रहा है अगर 100 रुपया और खर्चा भी है आपका 100 रुपया, तो ये तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर पैसा आपका 80 रुपया आ रहा है और खर्चा आपका 100 रुपया, तो ऐसे में आपका 20 रुपये का नुकसान होगा ना। तो ऐसे में आपको वो जो 20 रुपया है वो आपको उधार लेना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर क्या है, लोक उधार, और चौथा क्या है, घाटे का वित्त प्रबंधन। तो लोक उधार लेना पड़ेगा, या तो लोक उधार लीजिए आप घरेलू बाजार से आप लीजिएगा उधार, या फिर आप विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो है वो आप उधार लीजिएगा। यही सब है। घरेलू लोक उधार में आपको बताया गया 2 तरह से, एक तो है आपके बिहाफ में आरबीआई जो है वो लोन लेगा बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को बेचकर,
और दूसरा बताएं कि जो आप जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उधार ले सकते हो, लोन ले सकते हो किन लोग से, तो आम जनता से। कैसे? तो आम जनता जो पैसा अपना छोटी बचत के रूप में, स्मॉल सेविंग्स में जो भी पैसा जमा कर रहा है, वो पैसा आपके पास आ रहा है, आप वहाँ से पैसा ले लीजिए, बाद में जनता को दे जाइए। ये हो गया। दूसरा बताएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आपको जब उधार लेना है, वहाँ भी दो तरह का बात बताया गया है। पहला कि आप कोई अन्य देशों से आपका जो सहायता, आपका जो मित्र है, जो भी आपका विदेशी मित्र जो भी है, विदेशी आपका मित्र जो देश है, तो वहाँ से आप सहायता ले लीजिए, या फिर आप जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वहाँ से आप सहायता ले लीजिए। ये दो काम कीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ही बोला जा रहा है कि जब आपका आय और व्यय दोनों बराबर है तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब आपका आय जो है वो कम है और व्यय ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऐसे में फिर आपको उधार लेना पड़ेगा। उधार लीजिए। और अगर उधार से भी आपका काम नहीं चल रहा, तो ऐसे में फिर आपको जो है वो घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि इनाफ प्रबंधन ये करना पड़ेगा, ताकि जो आपका फिजिकल डिफिसिट है, जो भी आपका फिजिकल डिफिसिट बोला जाए, तो इसको जो भी आपका राजकोषीय घाटा हुआ है, तो इस घाटा को बैलेंस करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लोक वित्त हमेशा कैसा होना चाहिए, तो संतुलित होना चाहिए, यानी कि आपका लोक वित्त के अंतर्गत कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच हुआ तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में फिर अगर अगर आपका आय कम है, व्यय ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में आपको घरेलू या फिर विदेशी बाज़ारों से लोन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ऐसे में भी अगर ऋण की आप पर्याप्तता हुई, तो ऐसे में फिर आपको घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाएगा, ताकि जो है वो आय और व्यय को संतुलित किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नंबर भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है कि लोक वित्त में लोक व्यय का समायोजन लोक आय के अनुसार किया जाता है। तो यानी कि आप देखिए, आप कोई भी एस्टिमेट बनाते हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो ऐसे में आप एस्टिमेट बनाते हो ना कि इतना पैसा खर्चा होगा, तो उतना आप एस्टिमेट किसके आधार पर बनाते हो, जितना आपके पास आय रहेगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लोक वित्त में भी लोक व्यय का जो समायोजन है वो लोक आय के अनुसार ही किया जाता है, यानी कि आपके पास जितना पैसा रहेगा आप उतना ही खर्चा करने का जो है वो लिस्ट बनाइएगा। अर्थात लोक वित्त के अंतर्गत सरकार जो है वो सर्वप्रथम व्यय को निर्धारित कर आय के स्रोतों को निर्धारित करती है। अच्छा, कितना खर्च हो रहा है उस खर्च के आधार पर ही जो है वो आय के स्रोतों का जो है वो निर्धारण किया जाता है। अर्थात वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन लोक व्यय के अनुसार किया जाता है। देखिए, हाँ, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देखते होंगे कि हर साल बजट आता है। बजट में बोला जाता है कि साल भर में पैसा कहाँ कहाँ पे कितना जाएगा, वो सारा एक साल का लिस्ट बना दिया जाता है। उसके बाद एक साल का लिस्ट बना देने के बाद जो है वो पूरा फिर पैसा कहाँ कहाँ से आएगा वो देखा जाता है। सिंपल समझिए कि पहले पहले खर्चा डिसाइड किया जा रहा है, उसके बाद कितना पैसा आना है, कहाँ स्रोत लाना है, वो डिसाइड किया जाता है। इन केस हम लोग के केस में ऐसा नहीं होता, हम लोग पहले आय देखते हैं कितना हमारे पास पैसा है, उसके बाद हम लोग खर्चा डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर देश के स्तर पे देखिएगा ना, तो वहाँ पे पहले खर्चा डिसाइड होता है, पहले बजट आता है, सभी को आवंटन कर दिया जाता है कितना कितना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो आय के स्रोत का जो है वो निर्धारण किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है कि लोक वित्त में लोक व्यय का समायोजन लोक आय के अनुसार किया जाता है। तो लोक व्यय का जो समायोजन किसके आधार पर होता है, लोक आय के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कि लोक वित्त के अंतर्गत सरकार सर्वप्रथम, यानी कि सरकार जो है वो सबसे पहले व्यय को निर्धारित करता है, यानी खर्चा को डिसाइड करता है। खर्चा कितना है उसके आधार पर फिर जो है वो आय के स्रोत यानी कि आय को निर्धारित करता है। अर्थात वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो आपका लोक व्यय के अनुसार किया जा रहा है। किसके आधार पर किया जाता है, तो लोक व्यय के आधार पर किया जाता है, ठीक ना। तो बजट मतलब ऐसे ही बनता है ना, आपका पहले आपका खर्चा डिसाइड होता है, उसके बाद आय का स्रोत जो है वो डिसाइड होता है देश के स्तर पे। समझ में आ गया। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर जब आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ना, तो ये पूरा लाइन इसमें पूरा जो है कथा टाइप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे ये पहला पॉइंट पढ़िएगा तो इसमें एक कीवर्ड निकल रहा है कि एक महत्व है लोक वित्त का कि वो समाज में जो है वो अधिकतम संतुष्टि को फुलफिल करना है, तो लिख देना है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक कीवर्ड निकल गया है। दूसरा इसमें लिखिएगा कि लोक वित्त हमेशा संतुलित होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आय इज इक्वल टू, मतलब कि आपका मतलब इनकम मतलब व्यय, तो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, यानी कि आय जो है वो व्यय के बराबर होनी चाहिए। और अगर ये बराबर नहीं रहेगी तो वैसे में या तो उधार लिया जाता है या फिर घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाता है। तो एक दो कीवर्ड यहाँ निकालिएगा। तीसरा में कीवर्ड निकालिएगा कि जो लोक वित्त का जो है
यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें जो है वो वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो आपका लोक व्यय के अनुसार किया जाता है। तो लिख दीजिएगा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन लोक व्यय के अनुसार। बस ऐसी कर करके जो है वो आप कीवर्ड तैयार करते जाइए। चौथा नंबर पॉइंट है आपका लोक वित्त नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके किसके आधार पर ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो आपका जो है वो नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पे कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकवित्त की जो अवधारणा है वो नितांत आवश्यक एवं निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा किया जाने वाला कुछ व्यय को कम या फिर निरस्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात कुछ लोक व्यय नितांत रूप से आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हो। ये जो लोकवित्त जो है ना वो नितांत आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ये आधारित होती है। कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसे खर्च होते हैं ना जिसको आप ना चाहते हुए भी ना एनी हाउ करना ही पड़ेगा। जैसे खाना, आप लग्जीरियस फूड नहीं खाइएगा बट लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा खाना पीना पे, रहने में, तो ये सभी में। तो वही बोला जा रहा है कि सरकार के लिए भी वही चीज़ है कि सरकार जो है वो आपका विलासिता वस्तु पे खर्च नहीं करेगी, कुछ कुछ और बहुत सारा काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ सरकार का भी खर्च ऐसा है जो कि हर हाल में एनी हाउ वो खर्च करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो लोकवित्त है वो भी आपका नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। कहने मतलब है कि लोकवित्त की अवधारणा का जो है वो नितांत आवश्यक और निश्चितता के सिद्धांत पे आधारित होती है, क्योंकि सरकार जो है वो सरकार के द्वारा किया जाने वाला कुछ कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनको आप कम भी नहीं कर सकते हो और जिनको आप हटा भी नहीं सकते हो, निरस्त भी नहीं कर सकते हो। अर्थात कुछ जो खर्च है या फिर कुछ जो लोक व्यय है वो नितांत रूप से यानी कि एकदम एनी हाउ होना ही चाहिए हर हाल में, समझे ना। जैसे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर होने वाला व्यय, आप इसको कम नहीं करोगे। आंतरिक में आप किसको शामिल करोगे? तो हो गया आपका पुलिस के ऊपर आईबी यानी कि आपका इंट्रेंस ब्यूरो, इसके ऊपर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, मनी लैंडरिंग, सीबीआई, ये सभी हो जाएगा इसमें आपका। बाह्य सुरक्षा में आप देखते होंगे सेना के ऊपर थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन सभी के ऊपर, रॉ के ऊपर। और इसके अलावा देखते होंगे आंतरिक में आपका लोक प्रशासन चल रहा है, न्यायपालिका हो रहा है, न्यायपालिका चल रही है। तो इस सब में कुछ कुछ खर्च है जो उसको आप जो है वो कम नहीं करोगे, कम कर भी नहीं सकते हो। तो ये याद रखिएगा एक पॉइंट कि लोक भी जो है वो नितांत आवश्यकता सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एक कीवर्ड है ये कि लोकवित्त का विशेषता कि ये आपका नितांत आवश्यकता सिद्धांत पे आधारित है। एक कीवर्ड हो गया। अब आप इसको अपने से अपने स्तर पे जो है वो आप इसको एलिब्रेट कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है ना बात मेरी। तो इसी तरह जो है वो आपको ध्यान में रखते चले जाना है और चीज़ों को लंबे समय तक ऐसे याद होगा और फिर उसको आप जो है वो अपने स्तर पे सोचिएगा। जैसे कीवर्ड बनाए हैं, कीवर्ड को आप अपने स्तर पे सोचिए, थिंक कीजिए, तो आपका थिंकिंग जो एबिलिटी है वो भी इससे डेवलप होगा। तो ये एक विशेषता हो गया कि लोकवित्त नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखिए 5वां नंबर है आपका पॉइंट, पाँचवा नंबर पॉइंट है कि समान जो है वो सीमांत उपयोगिता लोकवित्त की एक प्रमुख विशेषता है। अर्थात सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला लोक व्यय की सीमांत उपयोगिता सभी के लिए बराबर होती है। जब लोक व्यय की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है तो इससे समाज में अधिकतम लाभ सुनिश्चित होता है। तो देखिए, एक तो बताए हैं कि लोकवित्त जो है वो नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पे कार्य करता है और दूसरा बोल रहे हैं कि लोकवित्त जो है वो समान सीमांत उपयोगिता ये भी इस सिद्धांत पे भी कार्य करता है। मतलब दो को सिद्धांत बताए हैं, एक तो बताए हैं नितांत आवश्यकता के सिद्धांत और एक बताए हैं समान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, इस पे भी आधारित होता है। जैसे कि समान सीमांत उपयोगिता, जैसे कि रोड हो गया, पार्क हो गया, चेक डैम वगैरह हो गया, ये सभी की यूज के लिए बनता है ना। पार्क हो गया सभी के लिए यूज करने के लिए बनता है ना। तो ये सब कुछ कुछ है जो गवर्नमेंट को एनीहाउ करना पड़ेगा, इसको करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। और ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपका समान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत पे ये सभी आधारित होते हैं, जिससे समाज में सभी लोगों को अधिकतम संतुष्टि जो है वो मिलती है। तो सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाला जो लोक व्यय है, तो लोक व्यय जो है वो समान सीमांत उपयोगिता के आधार पे, मतलब सिद्धांत के आधार पे ही होती है। यानी कि सरकार जो भी अलग अलग क्षेत्रों में लोक व्यय करता है, जो भी खर्चा करता है, तो वो खर्चा समान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें सब यूज कर रहा है ना उस चीज़ का।
और इससे समाज में क्या होता है, अधिकतम लाभ भी सुनिश्चित होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एगो इक्वल मार्जिनल इक्वालिटी। तो ये आपका इक्वल मार्जिनल इक्वालिटी यानी कि समान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। दो को बताएं, एक तो बताएं नितांत आवश्यकता का सिद्धांत और दूसरा बताएं इक्वल मार्जिनल इक्वालिटी यानी कि समान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत याद रखिएगा तो लोकवित्त के बारे में आप एक दो जो है वो यहाँ पे आप बता सकते हो। आगे देखिए, गांव में अगर हम डैम बनाएं तो उसका यूज़ सब करेगा। गांव में अगर हम जो है वो तालाब बना दिए उसका यूज़ सबको करेगा। गांव में पार्क बना दिए उसका जो यूज़ सबको करेगा। समझे ना, ये भी आप याद रखिएगा। तो दो इसमें भी याद रखिएगा कि 4-5 को कीवर्ड याद रखने हैं और 4-5 को कीवर्ड केवल याद रखिएगा ना तो आपका ये जो है वो 2 पेज का लाइन याद हो जाएगा। पहला बताइएगा कि लोकवित्त का पहला विशेषता क्या है कि ये जो है वो मतलब कि लोकवित्त के माध्यम से सामूहिक सामाजिक और आर्थिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये समाज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करता है। दूसरा विशेषता बताएं कि लोकवित्त हमेशा लोकवित्त में आय का और व्यय का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर हल्का सा भी मिसमैच होगा तो ऐसे में उस वहाँ पे जो है वो घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाएगा। कैसे, तो वो लोक उधार के माध्यम से, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लोक उधार शामिल होंगे। इसके अलावा घाटे का वित्त प्रबंधन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट हम बताए हैं कि इसमें कि जो आपका वित्तीय प्रबंधन है, वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो आपका लोक व्यय के अनुसार होता है। फिर बताया है कि ये जो है वो लोकवित्त नितांत आवश्यकता के सिद्धांत पर कार्य करेगा। फिर बताया है कि लोकवित्त जो है वो आपका इक्वल मार्जिनल इक्वालिटी के सिद्धांत पे भी कार्य करेगा। तो ये आपका हो गया यहाँ तक, तुरंत हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप 4-5 कीवर्ड याद रखें तो ये आपका इतना आंसर तैयार हो जाएगा। और भी इसमें है कुछ जैसे कि संतुलित बजट लोकवित्त की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर संतुलित बजट आ रहा है तो ये भी आपका जो है वो लोकवित्त का एक विशेषता है। बोला जा रहा है किंतु अल्प विकसित यानी कि अंडर डेवलप और विकासशील यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे घाटे का बजट और साथ ही साथ विकसित देशों में अधिशेष बजट लोकवित्त की प्रमुख विशेषता है। अब देखो, संतुलित जो बजट होता है ये भी लोकवित्त का ही विशेषता है। और अगर आप जब विकसित देशों की बात करोगे तो वहाँ पे हमेशा अधिशेष बजट पेश होता है। लेकिन अगर आप विकासशील देशों की या फिर अल्प विकसित देशों की बात करोगे तो वहाँ पे हमेशा घाटे का बजट पेश होता है। भारत में आए दिन जब सुनिएगा तब बोलेगा कि ये घाटे का बजट है, घाटे का बजट है। और बजट में भी हर साल वृद्धि हो रही है। एक साल में मान लो कि 2 करोड़ का वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, तो आपका 10 साल में 20 करोड़ का वृद्धि होगा जनसंख्या में। अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो आपका बजट का दायरा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यही बात है। तो संतुलित बजट जो है ये भी आपका लोकवित्त का ही विशेषता है। बट देखिएगा कि विकसित देशों में ये घाटे का बजट होता है, मतलब विकसित देशों में दिखते होंगे अधिशेष बजट पेश होता है हमेशा। अब विकासशील और आपका अल्प विकसित देशों में देखोगे ये हमेशा घाटे का ही बजट जो है वो पेश होता है। अब देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर जो है विशेषता लोकवित्त का। तो बोला जा रहा है कि लोकवित्त का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है, ना कि अधिकतम लाभ कमाना। और इस कारण लोकवित्त को लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख विशेषता भी माना जाता है। और कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मानव कल्याण हेतु लोकवित्त अति आवश्यक है। समझिए, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकवित्त का जो पर्पस होता है ना, सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से क्या करता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है नहीं। सरकार जो है वो सरकारी स्कूल खोल दिया है, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया है, उससे क्या करता है ताकि ये अधिकतम समाज में अधिक से अधिकतम जो है वो संतुष्टि को सुनिश्चित कर सके। इसका काम लाभ कमाना नहीं होता है। तो लोकवित्त का जो मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी होता है, यानी कि आपका पब्लिक वेलफेयर ये करता है, ना कि ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। तो इसका जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पब्लिक वेलफेयर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत पे। तो लोकवित्त का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण को सुनिश्चित करना होता है, ना कि अधिकतम लाभ कमाना। और इस कारण से लोकवित्त को लोक कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख विशेषता भी माना जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य भारत है, तो ऐसे में भारत में लोकवित्त का महत्व माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जी हाँ। कुछ कुछ जो है वो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मानव का कल्याण हेतु लोकवित्त जो है वो अति आवश्यक है। मानव कल्याण यानी कि ह्यूमन का वेलफेयर हेतु लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस का जो है वो उपयोग, मतलब इसकी जो विशेषता है बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यानी कि मानव कल्याण के लिए लोकवित्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। 7वां नंबर पॉइंट हो गया ये। अब चलिए हम लोग 8वें नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि लोकवित्त के अंतर्गत
प्राप्त होने वाले जो भी वित्तीय स्रोत है, तो वित्तीय स्रोतों की संख्या बाजार की उपेक्षा अधिक होती है। तो लोक वित्त के अंतर्गत जो प्राप्त होने वाले जो भी वित्तीय स्रोत है, तो ये जो वित्तीय स्रोत है इसकी जो संख्या है वो बाजारों की अपेक्षा अधिक होती है। कैसे कैसे होता है वो देख लो। बाजार की बात कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट और प्रॉफिट दो ही सोर्स है। बाजार में क्या है, या तो कोई व्यक्ति जो है वो इंटरेस्ट अपना ब्याज व्याज वो सब कमाने के लिए है, कोई व्यक्ति अपना प्रॉफिट कमाने के लिए है। यहाँ पे दो ही सोर्स है, बाजार में ही दो स्रोत मतलब स्रोत है ना। लेकिन लोक वित्त में देखिएगा ना, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, प्रॉफिट भी है, टैक्स भी है, मतलब सरकार के पास बहुत ज़्यादा स्रोत है लोक वित्त में जो है वित्तीय संसाधन का प्रबंधन में। तो लोक वित्त के अंतर्गत प्राप्त होने वाले जो वित्तीय स्रोतों की जो संख्या है वो बाजार की उपेक्षा मतलब बाजार की अपेक्षा अधिक है। कैसे, तो बाजार में दो ही को स्रोत है, एक वो इंटरेस्ट है और एक वो प्रॉफिट है। लोग दो ही काम करेंगे, ठीक है ना, या तो इंटरेस्ट या तो प्रॉफिट के लिए, मतलब दो ही को सोर्स है। और लोक वित्त में है इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है और टैक्स भी है। इसके अलावा देखते होंगे ग्रांट्स अनुदान वगैरह भी है ना, लोन भी है। तो यहाँ पे लोक वित्त में जो आपका वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है इसका स्रोत बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाजार में दिखेगा स्रोत दो ही है, एगो इंटरेस्ट और एगो प्रॉफिट, ठीक है ना, बस यही है। 9 नंबर पॉइंट कि लोक वित्त की प्रकृति व्यापक एवं दीर्घकालिक होती है। तो लोक वित्त की जो प्रकृति है, नेचर जो है वो कैसा है, व्यापक बहुत ही ब्रॉड सेंस में है और साथ ही साथ ये बहुत ही दीर्घकालिक होती है तथा सततता के सिद्धांत पे भी कार्य करती है। सततता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, इसके सिद्धांत पे भी ये कार्य करती है। आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, ऐसा। क्योंकि राज्य को एक सतत संस्था माना जाता है, राज्य ही एक सतत संस्था है, क्योंकि जब तक राज्य रहेगा तो तब तक वहाँ पे लोग मांग भी करेंगे, आपूर्ति भी होगा। तो ये सभी लोक वित्त जो है वो हमेशा एक सतत है, क्योंकि राज्य ही सतत है। तो बोला जा रहा है क्योंकि राज्य को एक सतत संस्था माना जाता है, तो वहीं राज्यों के द्वारा किया जाने वाला कार्य, चाहे वो शासन हो, वो एक दीर्घकालिक सतत प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा राज्य के द्वारा किया जाने वाला जो अधिकांश कार्य होता है, अधिक से अधिक जो काम है वो भविष्य को रखकर मतलब ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अतः राज्य के द्वारा नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए लोक वित्त की अवधारणा सततता के सिद्धांत पर भी आधारित होती है, द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल है। आप बजट बनाते हो, भविष्य को ध्यान में रख के बजट बनाते हो ना, एक साल का आगे है, वो भविष्य है कि नहीं है आपका। तो भविष्य में क्या क्या चुनौती होगा, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा या फिर क्या होगा, इसी के आधार पे आप बजट तैयार करते हो ना भाई। तो ये भी आपका जो है सतत विकास भी है, सततता भी है ना। तो सततता का सिद्धांत पे आधारित है आपका लोक वित्त का भी अवधारणा। यानी कि ये जो है वो द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लोक वित्त को जो अवधारणा है वो सततता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि आप जो भी कुछ करते हो वो भविष्य को ध्यान में रखकर ही करते हो। तो लोक वित्त की जो प्रकृति है वो व्यापक तो है ही, साथ ही साथ ये दीर्घकालिक भी होती है और ये सततता के सिद्धांत पे भी कार्य करती है, क्योंकि राज्य क्या है, एक सतत संस्था है। दिन ऐसे में राज्यों के द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य है, शासन संबंधी जो भी कार्य है, वो एक दीर्घकालिक होता है और साथ ही साथ वो सतत प्रक्रिया होती है। इसके अलावा राज्य के द्वारा किया जाने वाला जो अधिकांश काम होता है वो भविष्य को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। और राज्य ऐसे में जो भी नीति बनाती है या फिर जो भी प्रोग्राम लाती है या कार्यक्रमों का निर्माण करती है, वो भविष्य में उत्पन्न होने वाली जितने भी चैलेंजेस है, जितनी भी चुनौती है, इसको ध्यान में रख कर ही करती है। और इसीलिए लोक वित्त की जो अवधारणा है वो आपका सततता के सिद्धांत पे आधारित होती है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर होती है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि जब तक राज्य है तब तक लोक वित्त रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब तक राज्य है तब तक आप कुछ ना कुछ अपना प्लान कीजिएगा ही भविष्य के लिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप अपना खर्चा भी कीजिएगा, आप अपना आय का भी स्रोत निकालिएगा, तो आपका आय आपका खर्चा यही सब तो है। तो इसी तरह राज्य है तो राज्य का भी खर्चा होगा, राज्य का भी आय होगा, तो सब तो आपका लोक वित्त में ही शामिल है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जब तक राज्य रहेगा तब तक लोक वित्त की जो अवधारणा है वो तब तक रहेगी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक था उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ, उसमें भी लोक वित्त की अवधारणा को शामिल किया गया था। जी हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका 9 पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब एक पॉइंट और देखिए आपका, वो है आपका 10वां नंबर पॉइंट। और 10वां नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि लोक वित्त के अंतर्गत राजस्व की जो उगाही है वो बलपूर्वक किया जाता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर, शुल्क, दंड की राशि इत्यादि भुगतान करने से अगर मना जो है वो अगर करेगा तो उसको दंड मिलेगा।
कहने का मतलब सिंपल सी बात है। ऐसा देखिए आप, लोकवित्त के जो अंतर्गत जो राजस्व की उगाही है, उगाही बोला जा रहा है मतलब कि जो पैसा जो लिया जा रहा है आपसे, जैसे कि टैक्स के रूप में लिया जा रहा हो, तो ये जो है वो बलपूर्वक किया जाता है, दंड के साथ किया जाता है। आपको एनी हाउ देना पड़ेगा। आप अगर एक सर्टेन अमाउंट कमा रहे हो तो उसका फिर आपका कुछ जो है पैसा आपको टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ये हो गया। आप कुछ सामान खरीद रहे हो तो इसको उसमें जो है वो आपका जीएसटी के रूप में आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो ये सब सभी क्या है, बलपूर्वक है। और नहीं कुछ करोगे तो नहीं नहीं भरोगे, इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो आ जाएगा तुरंत, आपका फाइन कट जाएगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि लोकवित्त के अंतर्गत जो राजस्व की जो उगाही है वो कैसे किया जाता है, बलपूर्वक किया जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर, शुल्क, दंड की राशि इत्यादि भुगतान को अगर मना करता है तो ऐसे में उसको दंड मिलेगा, और कोई मना करता ही नहीं है, ठीक ना। तो शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति दो तरह का काम करता है। एक वो आपका पुरस्कार का सिद्धांत, यानी कि आप किसी को प्राइज दे रहे हो अच्छा काम कर रहा है तो, और कोई अगर खराब काम कर रहा है तो उसे में आप उसको दंड देते हो। तो यही दो सिद्धांत है, एक वो पुरस्कार का सिद्धांत और एक वो आपका दंड का सिद्धांत। तो बोला जा रहा है कि शक्ति जिसके सहारे दूसरे के नीतियों को प्रभावित किया जाता है। सिंपल सी बात है, आप आज आपके पास पावर है तो आप अपना काम करवा सकते हो, मनवा सकते हो अपना बात को भी। तो ही शक्ति जो है वो दो प्रकार यानी कि दो सिद्धांत पे ही कार्य करता है, एक वो आपका पुरस्कार के सिद्धांत पे और एक वो आपका दंड का सिद्धांत पे। समझ में आया ये बात आपको। तो शक्ति आपका जो है वो इस तरह से कार्य करती है। तो यही बोला जा रहा है कि लोकवित्त के अंतर्गत भी राजस्व का जो उगाही है वो बलपूर्वक किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति दंड ये टैक्स देने से मना कर दिया, शुल्क देने से मना कर दिया, ज़मीन खरीदिए रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं करवाइए, ज़मीन खरीदिएगा रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दीजिए, आपका ज़मीनों नहीं रजिस्टर होगा, तो है कि नहीं, ये बलपूर्वक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। हाँ, और आपको दंड भी दिया जाएगा। तो ये है। और शक्ति जो है वो आपका दो तरह के सिद्धांत पे कार्य करती है, पुरस्कार का सिद्धांत और आपका दंड का सिद्धांत। समझ में आ गया। तो ये 10 गो विशेषता है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। एक दो विशेषता और देखेंगे, उसके बाद ये आपका लोकवित्त की विशेषता वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लोकवित्त का जो है वो महत्व की ओर चलेंगे, ठीक ना। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। अब आइए 11 नंबर पॉइंट। और 11 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि लोक प्रचार एवं जागरूकता एवं पारदर्शिता लोकवित्त की प्रमुख विशेषता होती है, और इस कारण सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष नियोजन दस्तावेज या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण आम लोगों के लिए जारी किया जाता है। जी हाँ। तो लोकवित्त जो है वो, इसमें आप देखिए कि लोकवित्त में आपका लोक प्रचार यानी कि सभी लोगों का, आप अगर कोई सरकार कोई काम करेगा तो उसका ये एडवर्टीजमेंट करता है कि नहीं करता है, ताकि क्या हो, जागरूकता हो, लोग जागरूक हो। इसके अलावा इसमें देखते होंगे कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, ये सभी को लाने के लिए सरकार क्या करता है, हर एक साल प्रतिवर्ष नियोजन दस्तावेज, नियोजन बोले तो प्लानिंग दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, ये पेश करता है। साथ ही साथ देखते होंगे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है कि हम साल भर में क्या किया, इतना पैसा लिए, हम कहाँ कहाँ खर्च किए क्या नहीं किए। तो ये सभी आपका डाटा देता है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे में देता कि नहीं देता है। तो ये भी आपका लोकवित्त का महत्व है। तो लोकवित्त के महत्व में हम लोग लोक प्रचार को, जागरूकता को, पारदर्शिता को भी शामिल करते हैं। और इसी कारण देखिए कि सरकार के द्वारा हर एक साल प्रतिवर्ष नियोजन दस्तावेज यानी कि प्लानिंग डॉक्यूमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आम लोगों के लिए जारी किया जाता है, ताकि लोग पढ़े और जाने। अब देखिए 12वां नंबर पॉइंट, लोक लेखा एवं लोक निरीक्षण लोकवित्त की प्रमुख विशेषता है। जी हाँ, ये जो आपका पब्लिक अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ऑडिट करना, तो ये सभी जो है लोकवित्त का विशेषता के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो इसको भी हम लोग लोकवित्त के विशेषता में ही शामिल करेंगे। ये बात समझ में आ गया है। आगे देखिए, एक याद रखिएगा कि लोकवित्त का जो जो साइज है यानी कि इसका जो आकार है बहुत बड़ा है। देन इसमें देखिएगा कि आपका इसमें सोशियो यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, डेवलपमेंट यानी कि विकास इससे ज़्यादा होगा।
और जैसे ही देखिएगा कि अगर आपका लोकवित्त का अगर साइज छोटा है तो ऐसे में आपका विकास भी कम होगा, और लोकवित्त का अगर दायरा बड़ा है तो विकास में भी जो है वो इसका विकास भी ज़्यादा होगा। भारत में लोकवित्त का दायरा बड़ा है, देन यहाँ पे आपका सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वो ज़्यादा बेहतर स्तर पे है। जहाँ पे कम है वहाँ पे कम है, विकास भी कम है। आगे देखिए नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट, और ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा लोकवित्त का विशेषता में। तो बोला जा रहा है कि लोकवित्त का जो आकार है और जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पे पड़ता है। तो लोकवित्त का आकार और इसका जो प्रकृति है वो हमेशा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर पे पड़ता है। यानी कि अगर लोकवित्त का आकार बड़ा है तो आपका सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वो ज़्यादा होगा, और अगर लोकवित्त का दायरा कम है तो सामाजिक और आर्थिक विकास भी कम होगा। अभी आपको बताया ही गया था, वही चीज़ है। फिर बोला जा रहा है कि वहीं दूसरी ओर किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर लोकवित्त की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। सिंपल सी ये बात है कि लोकवित्त का आकार कैसा है, लोकवित्त का प्रकृति कैसा है, तो इस पर भी किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक और सामाजिक जो है विकास वो दर जो है वो डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में लोकवित्त एवं आर्थिक सामाजिक विकास के मध्य परस्पर निर्भरता का संबंध पाया जाता है। तो देखिएगा कि लोकवित्त और सामाजिक और आर्थिक विकास के बीच में कैसा संबंध मिलता है, तो परस्पर निर्भरता का, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी स्वाभाविक बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से घट जाएगा। तो ये कैसा है, तो परस्पर निर्भरता का संबंध है। परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ये लोग, ठीक है ना। ये हो गया है। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो आपका लोकवित्त का विशेषता कंप्लीट हो गया है। और लोकवित्त का विशेषता देखिएगा तो इस तरह से कम अभी हम आपको 4 पेज का पढ़ाए हैं, 4 पेज का नोट्स है ये। और ऐसे में अगर आप कीवर्ड याद रख लीजिएगा तो 13 पॉइंट पढ़ाएँ तो 13 को पॉइंट में 13 को कीवर्ड याद रखिएगा। और ये अगर 13 को कीवर्ड जो है वो आप याद कर लेते हो तो फिर आपका जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 13 को वर्ड 13 को कीवर्ड याद ही रखना है, तो आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका इतना है कि आप 3 पेज कम से कम लिख ले जाओगे अपने अनुसार जोड़ कर, ठीक है ना। नोट्स तो कोई भी एज इट इज़ नहीं लिख पाता, कोई फॉलो भी नहीं कर पाता है। तो कीवर्ड को याद रखिए और उसको फिर अपने लैंग्वेज में लिखिए, बस यही काम करना है आपको। फिर जो है वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी। तो लोकवित्त का विशेषता आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका लोकवित्त का महत्व। अब लोकवित्त का महत्व क्या है वो देखते हैं, और यही टॉपिक जो है वो अब आपका बड़ा है, ठीक है ना, लोकवित्त का महत्व। तो अब हम लोग लोकवित्त की महत्व की ओर चलते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। तो लोकवित्त का महत्व क्या है, तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि विकसित देशों में लोकवित्त का महत्व कम है, लेकिन जो भी आपका विकासशील देश है वहाँ पे लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है, और विकासशील में और आपका अल्प विकसित में बहुत ज़्यादा है। और ये कब से हुआ है तो वो देखिए अब आगे करके बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में लोकवित्त के महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सही बात है, वर्तमान समय में लोकवित्त के महत्व में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि वैश्वीकरण के युग में विकासशील और जो आपका अल्प विकसित देश है इनका महत्व अत्यधिक होता है, और जिनका मुख्य कार्य क्या है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक आर्थिक असमानता का निवारण, व्यापार चक्र पे नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक विकास इत्यादि होता है, ठीक है ना। और इस कारण सरकार जो है वो विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों में आंशिक रूप से क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, तथा इन नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को लोकवित्त की आवश्यकता होती है। क्या क्या बोले हैं समझिए। जब से वैश्वीकरण का दौर आया है, क्या बोले हम, जब से वैश्वीकरण का दौर आया है तब से लोकवित्त का जो महत्व है इसमें लगातार वृद्धि हो रहा है। और वैश्वीकरण के दौर में ही, वैश्वीकरण के युग में ही जो भी आपका विकासशील देश है यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, और जो भी आपका अल्प विकसित देश है यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे देखिएगा कि लोकवित्त का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि विकासशील और अल्प विकसित देश में देखिएगा कि वहाँ पे गरीबी है, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहाँ पे रोजगार का साधन कम है, दिन रोजगार सृजन किया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दिन सामाजिक और आर्थिक असमानता का निवारण किया जा रहा है। व्यापार चक्र को ठीक किया जा रहा है, व्यापार चक्र पे कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत ही कम है विकासशील और आपका अल्प विकसित देशों में, तो वहाँ पे इसके रोकथाम करने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए, इसका नियंत्रण करने के लिए, इसका विकास करने के लिए लोकवित्त के महत्व में भी विकास हो रहा है। क्या कर रही है गवर्नमेंट इसके कारण, इसलिए क्या करी गवर्नमेंट जो है वो अहस्तक्षेप की नीति जो आपका जो है द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर, इससे वो दूर हट रही है। यानी कि अब सरकार क्या करी, हस्तक्षेप कर रही है आर्थिक क्रियाकलापों में भी। आर्थिक क्रियाकलाप में हम 3 चीज़ बोले, उत्पादन है यानी प्रोडक्शन है,
डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वितरण है, और कंजम्पशन है यानी कि उपभोग है। यही तीन प्रक्रिया है। तो इस तीन प्रक्रिया में यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले प्रक्रिया में अब जो है वो सरकार क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया ना, हम विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में क्या क्या प्रॉब्लम है। गरीबी है तो उसका उन्मूलन करना है, रोजगार कम है तो उसका सृजन करना है, सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, देन उसका निवारण करना है, व्यापार चक्र बहुत ही बाधित हो रहा है, देन उसके ऊपर नियंत्रण करना है, सामाजिक और आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, देन ऐसे में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निवारण करना है, विकास करना है। तो इस कारण सरकार जो है वो अलग अलग नीतियों का और अलग अलग कार्यक्रमों का जो है वो प्रयास कर रहा है, और अलग अलग नीति और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी आपका आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें आंशिक रूप से एकदम थोड़े थोड़े पार्शियल रूप से ही हस्तक्षेप की नीति को जो है वो लागू कर रही है। हस्तक्षेप की नीति मतलब कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेयर, और हस्तक्षेप की नीति जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर रही है आर्थिक क्रियाकलापों में। कौन? तो गवर्नमेंट। क्यों कर रहा है वो भी आपको बताया है। तो ऐसे में इन नीतियों और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु यानी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राज्यों को लोकवित्त की आवश्यकता होती है। किसकी? तो लोकवित्त की। सरकार ये सब काम कर रहा है तो सरकार को पैसा भी चाहिए ना, सरकार खर्चा कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए ना। और पैसा कैसे आ रहा है? लोकवित्त के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि इसमें लोक राजस्व यानी कि आय को शामिल कर रहे हैं, लोक व्यय यानी कि खर्चा को शामिल कर रहे हैं, लोक उधार जो भी उधार ले रहे इसको शामिल कर रहे हैं, घाटे का वित्त प्रबंधन इसको शामिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो आपका केवल तो सभी चीज़ तो आपका लोकवित्त में ही शामिल हो गया है, चारों चीज़। तो ऐसे में सरकार को पैसा चाहिए, ये सभी जो कार्यक्रम है, नीति है, ये सभी जो है आपका, ये सभी का इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ऐसे में राज्य के लिए इम्पोर्टेंस हो गया कि नहीं हो गया लोकवित्त का। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए इसी बात को, तो दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है कि आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों में राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण लोकवित्त के महत्व में वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है कि आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो इस कारण से भी लोकवित्त का महत्व अब क्या हो रहा है, लोकवित्त के महत्व में वृद्धि हो रही है, इस कारण से भी। आगे देखिए, किंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अल्प विकसित और विकासशील देशों में लोकवित्त के महत्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो उसके कारण उत्पन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ, जैसे कि गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता इत्यादि। क्या बोले हम कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है भाई, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उनके अनुसार बोला जा रहा है कि जो भी आपका अल्प विकसित देश है यानी कि आपका अंडर डेवलप्ड कंट्री है, या फिर विकासशील देश है यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे लोकवित्त के महत्व में वृद्धि हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वैश्वीकरण का दौर तो है, वो एक रीजन है ही। इसके अलावा इन सभी देशों में देखते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पे हो रहा है। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत प्रकार का अलग अलग चैलेंजेस भी हमारे सामने आएगी, चुनौतियाँ भी आएगी, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ आएगी, जैसे कि गरीबी, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि कुपोषण, जैसे कि आर्थिक असमानता इत्यादि। देन इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार जो है वो आर्थिक क्रियाकलाप में पार्टिसिपेट करेगा। देन स्वाभाविक सी बात है लोकवित्त का महत्व इसमें बढ़ जाएगा। समझ में आया ये लाइन? आगे देखिए, वहीं दूसरी ओर सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से एक तरह से क्रांति हुआ, रिवोल्यूशन हो गया, और इसके कारण अब लोगों में क्या हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है। तो इसके कारण बढ़ती जागरूकता और सरकार के प्रति बढ़ती लोक कल्याण की अपेक्षा के कारण भी लोकवित्त के मतलब जो है महत्व में वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ देखिएगा तो सूचना क्रांति हुआ है, तो सूचना क्रांति बढ़ने के कारण लोग अब जागरूक हो गए हैं। इसके अलावा सरकार से उनका जो हक है, आप पढ़िएगा तो अपने अधिकार के बारे में जानिएगा, अपने हक के बारे में जानिएगा, तो सरकार से उम्मीद कीजिएगा। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि दूसरी ओर सूचना क्रांति के कारण लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकार के प्रति बढ़ती लोक कल्याण की जो अपेक्षा है, इसके कारण भी लोकवित्त की जो महत्व है इसमें वृद्धि हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सभी हम लोग विकासशील और आपका अल्प विकसित देशों की बात कर रहे हैं, किंतु अब हम लोग विकसित देशों की बात करेंगे। तो बोला जा रहा है कि विकसित देशों में लोकवित्त के महत्व में कमी आ रही है। जी हाँ,
अभी बोले हम विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में लोक वित्त के महत्व में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो भी आपका विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लोक वित्त के महत्व में अब कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार राज्यों के कार्यों को सीमित कर दिया है। तो जो भी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे बाजार यानी कि मार्केट राज्यों के कार्यों को सीमित कर दिया है, यानी कि सब कुछ तो बाजार ही देख ले रहा है, तो राज्य का तो काम ही दायरा ही कम हो गया है भाई। अब डेवलप कंट्री में देखिएगा, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनियाँ इतना है कि सरकार को वहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हो रही है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार ही, जो मार्केट है, वो ही राज्यों के कार्यों को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया, यानी कि कम कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो लोक वित्त में जो महत्व है, लोक वित्त का जो महत्व है, इसके महत्व में वृद्धि का प्रमुख कारण जहाँ एक और जनसंख्या वृद्धि है, वहीं दूसरी ओर भारत का लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था भी है। देखिए हम क्या बोले हैं, सो अभी बताए थे कि लोक वित्त का महत्व बढ़ रहा है विकासशील और आपका अल्प विकसित देशों में। इसके पीछे का एक रीजन था जनसंख्या में वृद्धि, जिसके कारण अलग अलग समस्याएं उत्पन्न कर सामने आ रही है। लेकिन भारत में देखिएगा तो आपका भारत का संविधान में ही लिखा गया कि भारत जो है वो एक आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। भारत मतलब एक भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, देन वो लोगों के जनता के हित में काम करेगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी है, यहाँ पे डीपीएसपी भी है। तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो राज्य अपनी सक्षमता के अनुसार धीरे धीरे वो काम करेगा लोगों के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है यहाँ का संविधान। तो ऐसे में वो जनता के लिए काम करेगा ही करेगा। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि तो एक रीजन है ही लोक वित्त के महत्व में वृद्धि के पीछे, और उसके पीछे एक और रीजन है भारत में, क्योंकि भारत जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। राज्य का मतलब क्या होता है, समझ में आता है ना आपको, आर्टिकल 12 के तहत, इसलिए यहाँ पे राज्य बोला जा रहा है। आप ये मत बोलिए कि भारत तो देश है, यहाँ पे राज्य क्यों बोला जा रहा है। तो राज्य की परिभाषा पहले पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें। और नहीं भी पढ़े होंगे तो हम इसमें जो है वो पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ाएंगे ही। तो यहाँ पे राज्य यानी कि यहाँ पे जो है वो भारत को डिनोट किया जा रहा है राज्य से, स्टेट वर्ड से, ठीक ना। यहाँ पे राज्य जो है वो किसी भी पार्टिकुलर राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोक वित्त का महत्व अत्यंत कम था। जब हम लोग आपका जो है वो 18 और 19 सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंस है, लोक वित्त है, इसका महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा कम था। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1950 के बाद देखिएगा तो लोक वित्त के महत्व में एकाएक क्या होने लगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। एक तो बताया था 1930 में जो रिसेशन आया, मंदी आया, फिर बताया था 1939-1944 में आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ऐसे में तो बोला जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोक वित्त के महत्व में क्या हुई, वृद्धि होना धीरे धीरे क्या होने लगी, प्रारंभ होने लगी। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एडोल्फ वेगनर, जो कि आपका कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी भी दिए हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए हैं ज्योग्राफी में। वो भी अर्थशास्त्री भी रहे हैं और आपका भूगोल शास्त्री भी रहे हैं, दोनों रहे हैं। तो एक जर्मन अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एडोल्फ वेगनर, उन्होंने बताया है कि लोक वित्त एक सामाजिक आर्थिक उत्पादन में गहरा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो लोक वित्त में और सामाजिक आर्थिक उत्पादन में गहरा संबंध भी होता है और प्रत्यक्ष संबंध भी होता है, समझे ना, ये भी याद रखिएगा। जिसे आपको बताए थे वहाँ पे हम स्टार्टिंग में कि लोक वित्त का और आर्थिक सामाजिक विकास के बीच में परस्पर निर्भरता का संबंध होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बोल रहे हैं हम एडोल्फ वेगनर साहब के अनुसार, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट है, इनके अनुसार कि लोक वित्त में और सामाजिक आर्थिक उत्पादन में गहरा भी और साथ ही साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, समझे ना। दूसरे शब्दों में लोक वित्त में वृद्धि होने पर सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, और अगर वहीं लोक वित्त में कमी होगा तो सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में क्या होगी, कमियां होती है। अर्थात सरकार करों के दर को कम करके
एवं सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर अधिकतम सामाजिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता है तथा सामाजिक उत्पादन में वृद्धि करके आर्थिक समृद्धि दर में भी वृद्धि कर सकता है। ये समझिएगा 2-3 लाइन क्या बोले हम। अभी हम बोले हैं कि लोक वित्त में और सामाजिक आर्थिक उत्पादकता में प्रत्यक्ष और गहरा संबंध होता है। यानी कि सरकार जो है वो लोक वित्त में क्या कर देगा, वृद्धि करेगा, या फिर सरकार जो है वो क्या करेगा कि सरकार जो है वो लोक वित्त में वृद्धि कर देगा, और वृद्धि कर देगा तो ऐसे में सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, और ये हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपका उत्पादकता में वृद्धि होगा, तो ऐसे में सरकार जो है वो जो चाहती थी कि समाज में शांति हो, शांति साथ साथ अस्तित्व हो लोगों में, और सामाजिक और आर्थिक जो है विकास हो, तो ये तो होगा ही होगा ना आपका। समझ में आया? तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लोक वित्त में वृद्धि होने पर सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होती है, और अगर कमी जब होगा तो सब, अगर जैसे लोक वित्त में वृद्धि हुआ तो सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी, और लोक वित्त में कमी किया सरकार तो सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में कमी होगी। समझ में आया ये लाइन? आगे देखो, फिर बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो करों के दर को कम करके, यानी कि जो टैक्स का जो रेट है इसको जब वो कम करता है सरकार, तो ऐसे में सामाजिक, देखो सरकार क्या किया कि अगर सरकार को सामाजिक उत्पादन में वृद्धि करना है, सामाजिक उत्पादकता में वृद्धि करना है, तो वो टैक्स का रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके अलावा जो आपका सार्वजनिक व्यय है, यानी कि जो आपका लोक व्यय है, खर्चा है, उसको बढ़ा देगा। यानी कि विकासात्मक व्यय होता है, आपका गैर विकासात्मक व्यय होता है, तो वही सरकार जो है वो आपका विकासात्मक व्यय में वृद्धि कर देगा और आपका कर का दर में कमी कर देगा, और इससे क्या हो जाएगा, अधिकतम सामाजिक उत्पादन होगा। अधिकतम सामाजिक और आर्थिक क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, और सामाजिक उत्पादन में या फिर ये सामाजिक आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे आपका आर्थिक समृद्धि दर में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी कि सामाजिक आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हुआ मीन्स गुड्स एंड आपका जैसे सामाजिक उत्पादक मतलब क्या समझ रहे हो, सामाजिक उत्पादक में आपका गवर्नमेंट क्या करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, इन सभी में क्या करेगा, वो खर्चा करेगा, तो सामाजिक उत्पादकता में वृद्धि होगा। आर्थिक उत्पादकता मतलब जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होगा, तो सामाजिक उत्पादकता आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी, और आर्थिक उत्पादकता गुड्स एंड सर्विसेज का बात किया जा रहा है, मतलब गुड्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। सामाजिक में ही तो आपका सर्विसेज भी शामिल है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी क्या है, सर्विसेज है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ये सभी क्या है, सर्विसेज है ना। और आपका एजुकेशन में आप, मतलब सॉरी, ये आपका आर्थिक में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक में, तो आपका गुड्स आ जाएंगे, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार क्या करेगा, लोक वित्त में वृद्धि करके, मतलब क्या करेगा, वो सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करेगा, और सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करके सरकार जो है वो आर्थिक समृद्धि दर में भी क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो ये इसमें है, समझ में आया ये लाइन। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य है तो पहले सामाजिक विकास होगा, देन आर्थिक विकास होगा। अगर जैसे भारत क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य है, तो भारत पहले सामाजिक विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, और ये सब में अगर फोकस करेगा तो आर्थिक विकास जो है वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है, तो लोक कल्याणकारी राज्य में पहले सामाजिक विकास होगा, देन आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले आर्थिक विकास पे फोकस किया जाता है, और जैसे ही आपका आर्थिक विकास बेहतर होगा तो इससे सामाजिक विकास भी खुद ब खुद हो जाता है। और हमारे देश में गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन पे व्यय ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा आपका राज्य सूची में आता है ना, यानी कि स्टेट लिस्ट में आता है, जबकि शिक्षा को ना सेंट्रल लिस्ट में ही होना चाहिए था। समझ में आया ये लाइन आपको। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लोक कल्याण राज्य में पहले सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है, देन आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले आर्थिक विकास को फुलफिल करता है, वैसे में फिर उसके बाद सामाजिक विकास खुद ब खुद हो जाता है। और हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा व्यय होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, और हेल्थ और एजुकेशन आपका सामाजिक विकास है। हेल्थ तो आपका देखिएगा, लेकिन एजुकेशन जो है वो आपका राज्य का लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है, ये राज्य सूची का विषय है। लेकिन एजुकेशन के ऊपर राज्य अपने अपने अनुसार से खर्चा करते हैं।
समझ में आया? आगे देखिए, किंतु 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में विशेषकर महामंदी की बात करें 1930 और उसके बाद जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद देखिएगा कि लोकगीत के महत्व में क्या हुआ, अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं। आपको बताया गया था जो आर्थिक महामंदी आई थी 1930 में, इसके बाद जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद लोकगीत के महत्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन है वो देखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक और सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास तथा इन अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण में राज्य की बढ़ती भूमिका। जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसे आपका आर्थिक और सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास करना था, और इन अवसंरचनाओं का विकास कौन करेगा? मार्केट, ये राज्य ही करेगा ना, मतलब सरकार ही करेगा ना इसका पुनर्निर्माण। अगर आपके घर के बगल में रोड खराब हो गया है, 10 साल तक रोड ना बनाए ना सरकार, तो आप बनाइएगा नहीं, तो कौन करेगा? सरकार ही करेगा ना, यही चीज़ है। तो मार्केट के लिए लड़ाई हुआ और बाद में विनिर्माण का कार्य गवर्नमेंट किया। द्वितीय विश्व युद्ध किसके लिए हुआ था भाई? दो देश लड़े ना, दो देश क्या, सभी बहुत सारे देश लड़े, आपस में लड़े। अब बाद में विनिर्माण का कार्य किसको करना पड़ गया? गवर्नमेंट को करना पड़ गया। अब अभी भी देखते हैं, वॉर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यूक्रेन में पैसा इन्वेस्ट करने को बहुत सारे देश जो है वो, और बहुत सारी कंपनियां जो है वो तैयार है अभी भी। तो वॉर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना। तो क्या बोले हम, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक और सामाजिक अवसंरचनाओं का विकास करना था, और जो भी संरचना पहले से विकसित थी उसका फिर से पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि प्रॉब्लम हो ही गया था। फिर बोला जा रहा है कि वहीं कुछ विकासशील देशों में जब देखिएगा तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण उत्पन्न जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो इसने भी लोकवित्त के महत्व को बढ़ा दिया, जैसे कि चीन में और जैसे कि भारत में। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ स्वास्थ्य सुविधा। इससे अब जनसंख्या विस्फोट में क्या हो गया, अचानक एकाएक अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, जैसे कि भारत में, जैसे कि चाइना में। तो पॉपुलेशन तो बढ़ा बट प्रोडक्शन तो कांस्टेंट ही था ना। देन हम लोग 1960 में, फिर 1960-70 के दशक में हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाए थे। फिर देखें कि हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण तो मिट्टी के ऊपर ही इसका साइड इफेक्ट आने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? और एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1947 में जो भारत का जो जनसंख्या था वो 36 करोड़ था, और अभी अगर वर्तमान में 2026 की बात करें तो 140 करोड़ है। तो सोचो 1947 में 1950 मान लो ना, तो 1950 में 36 करोड़ जनसंख्या था भारत का, और अभी 2026 में 140 करोड़ हो गया जनसंख्या। तो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि हो रहा है क्या? उत्पादकता उस लेवल पे नहीं बढ़ रही है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो ये आपका लोकवित्त का महत्व है। तो यहाँ तक समझ में आया है? तो बस इतना याद रखिएगा कि लोकवित्त का महत्व जो है वह विकासशील देशों में कैसा है, अल्पविकसित देशों में कैसा है, और आपका विकसित देशों में कैसा है। अब तीनों में चेंजिंग है। लोकवित्त का महत्व कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइन आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका कि वर्तमान में लोकवित्त का महत्व, जो बताया गया था ना आपको कि 4 गो है लोकवित्त का महत्व वर्तमान समय में, और उन्हीं महत्व के बारे में देखना है हम लोगों को। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे वर्तमान में लोकवित्त का महत्व। तो याद रखिए कि वर्तमान समय में जो लोकवित्त है, तो लोकवित्त का 4 गो महत्वपूर्ण है। 4 गो महत्व कितना? तो 4 गो महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में। तो आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व। दूसरा है उत्पादन के साधनों में या फिर उत्पादन के साधनों का वितरण में लोकवित्त का महत्व। तीसरा है आपका आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में भी लोकवित्त का महत्व है बहुत ज़्यादा। और चौथा हो जाएगा आपका संसाधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। समझ में आया? तो ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये चारों हम लोग अब देखेंगे एक एक करके। लोकवित्त का महत्व अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग चीज़ों में। तो पहला है आपका आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व, ये इम्पॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले जानेंगे आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोक वित्त का महत्व। पुनर्वितरण कौन करता है? तो राज्य करेगा, राज्य यानी कि सरकार। तो बोला जा रहा है कि आय एवं परिसंपत्तियों का जो पुनर्वितरण है वो केवल राज्य के द्वारा ही सुचारू रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप कीजिएगा पुनर्वितरण तो अपना आधा से ज़्यादा हिस्सा रख लीजिएगा। तो ये बोला जा रहा है कि आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण केवल राज्य के द्वारा ही सुचारू रूप से किया जा सकता है, क्योंकि राज्य का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। ठीक ना। तो अगर सरकार की बात कीजिएगा या फिर राज्य की बात कीजिएगा तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोक कल्याण होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है। बाजार के द्वारा आय एवं परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बाजार है वो आपका लाभ एवं संपत्ति एकत्रीकरण यानी कि पूंजी एकत्रीकरण की संकल्पना पर जो है वो कार्य करती है। वो जो बाजार जो है मार्केट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करता है, और संपत्ति एकत्रीकरण यानी कि पूंजी का एकत्रीकरण करेगा, वो पूंजी को स्टोर करेगा, कैपिटल को स्टोर करेगा, पैसे जमा कर लेगा, इसकी संकल्पना पे कार्य करती है। लेकिन अगर हम लोग सरकार की बात करें या फिर राज्य की बात करें तो वो आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका लोक कल्याण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। आगे देखो, राज्य के द्वारा पुनर्वितरण हेतु राजकोषीय नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो राज्य जो है वो जो पुनर्वितरण करता है आय का और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण जो करता है वो किसके माध्यम से करता है? तो वो जो है वो आपका राजकोषीय नीति के माध्यम से करता है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से ही करता है। तो राज्य जो है वो आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण राजकोषीय नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों का उपयोग करके करता है। तो वित्तीय उपकरण यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल जो भी टूल्स है उसके माध्यम से ये करता है। कैसे कैसे? आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण, तो करारोपण हो गया, अनुदान यानी कि ग्रांट्स हो गया, करारोपण यानी टैक्सेशन हो गया, वित्तीय सहायता यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल ग्रांट्स है या फिर जो भी हेल्प है ये सभी, या फिर जो भी आपका हस्तांतरित भुगतान है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, जैसे कि आपका वृद्धा पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सभी क्या है? हस्तांतरित भुगतान है। इसके अलावा राजस्व एवं व्यय नीति यानी कि जो भी आपका रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो भी पॉलिसी है इसके माध्यम से। क्या बोले हम? फिर से समझिए कि जो बाजार है जो आपका सरकार है या फिर जो राज्य है इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी होता है और इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। लेकिन बाजार जो है वो लाभ यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और संपत्ति एकत्रीकरण यानी कि पूंजी एकत्रीकरण की संकल्पना यानी कि इसी के ये जो सिद्धांत है इसके ऊपर वो काम करता है। और राज्य के द्वारा जो आय और परिसंपत्ति का जो पुनर्वितरण होता है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के जो वित्तीय उपकरण होते हैं इसके माध्यम से किया जाता है, जैसे कि टैक्सेशन, जैसे कि ग्रांट्स, जैसे कि आपका फाइनेंशियल हेल्प, जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी इत्यादि। दूसरे शब्दों में राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आय एवं परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को कम करके सामाजिक न्याय के साथ साथ समतामूलक समाज की स्थापना करना होता है। आगे हम क्या बोले अभी हम कि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो राजकोषीय नीति का जो मेन पर्पस है मतलब यानी कि फिस्कल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण करके इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? सामाजिक और आर्थिक विषमता को, यानी किसी पास सामाजिक और आर्थिक यानी कि कोई अमीर है कोई गरीब है, सामाजिक और आर्थिक विषमता, जिसके पास किसी पास ज़्यादा पैसा है किसी पास कम पैसा है, तो ये सभी जो सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है, समता नहीं है बल्कि ये विषमता है, कम ज़्यादा है कम ज़्यादा है कम ज़्यादा है, तो ये जो है सामाजिक और आर्थिक विषमता है इसको कम करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय करती है यानी कि सोशल जस्टिस का ये प्रयास करती है, और इसके साथ ही साथ वो समतामूलक यानी कि सब एक बराबर है, तो ऐसा तो समतामूलक समाज की वो स्थापना करने का प्रयास करती है। हालांकि हो नहीं पाता है और कभी होगा भी नहीं, लेकिन प्रयास तो करती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। समझे बात को मेरी? फिर से समझिए कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण के माध्यम से आपका सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है, जो दूरी है आपस में, जो ये जो खाई है, ये जो गैप है, इसको भरने का प्रयास करती है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास करती है, और इसके साथ क्या करती है? वो सामाजिक न्याय को
सामाजिक न्याय करती है, यानी कि सोशल जस्टिस करती है, जिसके कारण क्या होता है, समतामूलक समाज का स्थापना हो सके, इसका ये प्रयास करती है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार लोकवित्त के माध्यम से अंतर सामाजिक और अंतर सामाजिक विषमता को कम करने का प्रयास कर रहा है या करता है। तो ओवरऑल कहा भी जा सकता है ना कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से, यानी कि लोकवित्त में देखिए लोकवित्त का प्रबंधन राजकोषीय नीति के माध्यम से किया जा रहा है, ये समझिए ऐसा। तो लोकवित्त में ही आएगा आपका राजकोषीय नीति। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार लोकवित्त के माध्यम से ही अंतर सामाजिक और आपका अंतरा सामाजिक जो विषमता है इसको कम करने का प्रयास करता है। अंतर सामाजिक मतलब एक वर्ग के अंदर, और अंतरा सामाजिक यानी कि दो वर्ग या फिर दो राज्यों के बीच में जो पिछड़ापन है इसको दूर करने का प्रयास करता है। आप एक देखते होंगे क्षेत्रीय विषमता, यानी कि एक वो रीजन, एक वो क्षेत्र बहुत डेवलप कर गया, एक वो क्षेत्र बहुत विकसित नहीं कर पाया है। कहीं पे फैक्ट्री लगा दी है तो वो रीजन बहुत डेवलप कर गया। आप देख लो रांची कितना डेवलप है। और एक एग्जांपल देख लो आप, खूंटी उतना डेवलप है क्या? नहीं है, लेकिन रांची उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ये सभी क्या हो गया, क्षेत्रीय विषमता हो गई। इसके अलावा अंतर सामाजिक यानी कि एक वर्ग के अंदर, और अंतर सामाजिक यानी कि दो वर्ग के भीतर जो पिछड़ापन है, जो विषमता है, इसको दूर किया जाता है लोकवित्त के माध्यम से। तो इस तरह से देखिएगा तो पहला ये जो पॉइंट है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप अपने स्तर पे ही केवल याद रखिएगा ना, अपने स्तर पर एक दो बार सोचिएगा ना तो चीज़ें जो है वो आपको याद होने लग जाएगी। जब आप इसको अपने स्तर पे देख लोगे तो समझ में आ गया ये बात मेरी? जी हाँ। तो पहला जो था आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व, ये समझ में आ गया है। तो आय और परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण बेहतर तरीके से कौन करेगा? राज्य करेगा। बाजार कभी करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें जो है वो सरकार किसके माध्यम से करता है? तो लोकवित्त और राजकोषीय नीति के माध्यम से करता है। करारोपण, अनुदान, वित्तीय सहायता, हस्तांतरित भुगतान, राजस्व और व्यय नीति, इसके माध्यम से करता है। ठीक है। दूसरा अब हम लोग देखेंगे आपका उत्पादन के साधनों के वितरण में लोकवित्त के महत्व। तो उत्पादन का जो साधन है, तो उत्पादन के साधनों में भी लोकवित्त का महत्व क्या है? उत्पादन के साधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। तो उत्पादन का साधन कौन है? आपको बताया गया था 4 गो है। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमशीला है या फिर उद्यम है, यानी कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और आपका इंटरप्रेन्योरशिप है। और ये जो उद्यमशीलता है यही आपका स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि आपका स्टार्टअप हो गया, जैसे कि स्टैंडअप हो गया, ये सभी। एनीवे आगे देखिए, बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा लोकवित्त का प्रयोग उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि यानी कि लैंड, श्रम यानी कि कैपिटल, श्रम यानी कि लेबर, कैपिटल यानी कि पूंजी, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यम, एवं अन्य संसाधनों या एवं अन्य साधनों न्यायोचित यानी कि जस्टिसएबल वितरण करता है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त का प्रयोग करता है, और लोकवित्त का प्रयोग करके उत्पादन का जो साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और आपका उद्यम है, इसके अलावा जो भी अन्य जो साधन है उसमें वो न्यायोचित वितरण करता है, यानी कि जस्टिसएबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सामान्यता उत्पादन के साधनों का वितरण राजकोषीय नीति एवं अन्य आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाता है। तो जब भी देखिएगा कि उत्पादन के साधनों का जो वितरण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राजकोषीय नीति के माध्यम से, और इसके साथ ही साथ अन्य आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से होता है, यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से होता है। जैसे कि आप देखते होंगे श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म, कानून सुधार, जिसे देखते होंगे भूमि सुधार, औद्योगिक नीति, ये सभी गवर्नमेंट लाता है, जिसके माध्यम से जो है वो उत्पादन के साधनों का जो है वितरण करता है राजकोषीय नीति और अन्य आर्थिक नीतियों के माध्यम से। जैसे कि श्रम सुधार किया, बैंकिंग रिफॉर्म कर दिया, भूमि सुधार किया, औद्योगिक नीति लाया, औद्योगिक सुधार किया, तो ये सभी सुधार कर रहा है, मतलब ये संसाधनों का बेहतर तरीके से वितरण कर रहा है। समझ में आ रहा ना? आप देखते हो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रहा है तथा वंचित समूहों में इसको वितरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ।
तो ये समझ में आया उत्पादन के साधनों के वितरण में भी लोक वित्त का महत्व कैसे होता है। तो उत्पादन के साधन 4 वो है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है। तो इन चारों में भी इसके अलावा अन्य जो भी साधन है उसमें जो भी आपका न्यायोचित वितरण होता है वो सरकार करता है, लोक वित्त का प्रयोग करके, लोक वित्त के अनुसार ही करता है। मतलब लोक वित्त के माध्यम से ही सरकार जो है वो उत्पादन के साधनों में वितरण करता है। क्या वितरण करता है? तो ये आपका क्या वितरण करता है भाई? तो आपका आय और परिसंपत्तियों का वितरण करता है इसमें। तो उत्पादन के साधनों का जो वितरण है वो राजकोषीय नीति एवं अन्य आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि आपका श्रम सुधार कर दिया, कानून सुधार कर दिया, आपका भूमि सुधार कर दिया, औद्योगिक सुधार किया, औद्योगिक नीति लाया, ये सभी। आगे बढ़ा जा रहा है कि वैश्वीकरण के काल में सभी अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन के साधनों या संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण का जब से काल आया है तब से बहुत सारा जो ये अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन के साधनों में या फिर जो भी संसाधन है इसकी कमी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी पास भूमि नहीं है, किसी देश के पास, किसी के पास श्रम नहीं है, किसी के पास तो पूंजी नहीं है, किसी के पास तो उद्यम नहीं है। दुबई में देखिएगा श्रम नहीं है तो भारत से, बांग्लादेश से काम करने के लिए लोग जा रहे हैं। भारत के पास पूंजी नहीं है तो विदेशों से पूंजी हमारे पास आ रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के काल में सभी अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन के साधनों या फिर संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से उपलब्ध सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण करके अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जी हाँ, सरकार क्या करता है, लोक वित्त और राजकोषीय नीति के माध्यम से जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जो कि आपका सीमित संसाधन ही है, तो उपलब्ध सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण करता है और विवेकपूर्ण वितरण करके अधिकतम जो उत्पादन है इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करता है गवर्नमेंट। तो अधिकतम से अधिकतम जो आपका ये है क्या बोलते हैं उत्पादन, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो सरकार लोक वित्त और आपका राजकोषीय नीति के माध्यम से सीमित उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण करता है जिससे आपका अधिकतम से अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन यानी कि जीडीपी, तो जीडीपी को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है गवर्नमेंट। जीडीपी को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है गवर्नमेंट। इसके अलावा जो भी उत्पादित वस्तु और जो भी सेवा है इसका भी विवेकपूर्ण तरीके से वितरण करके या फिर वितरण को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाले जो भी आर्थिक समस्याएं हैं जैसे कि मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि को दूर करने का भी प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये कर रहा है गवर्नमेंट। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है। तो एक बार फिर से इसको हम पढ़ देते हैं। तो सरकार क्या है कि लोक वित्त और राजकोषीय नीति के माध्यम से जो भी आपके पास उपलब्ध सीमित संसाधन है उसका विवेकपूर्ण वितरण कर रही है और जिसके माध्यम से अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित कर रही है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो होने वाला जो उत्पादन है यानी कि जीडीपी को भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं का विवेकपूर्ण तरीके से वितरण को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या जैसे कि इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी को दूर करने का भी प्रयास कर रही है। ठीक है। जब तक आप ये इन सभी चीज़ों को अपने स्तर पे जब तक आप सोचिएगा नहीं ना तब तक ये आपका जो है वो पूरा नहीं होगा कंप्लीट। तो आपको जो है वो इन सभी पॉइंट को समझना होगा, क्लियर अपने स्तर पे सोचना होगा, तभी जाकर ये चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में रह पाएगी। आगे देखिए, उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण एवं समता मूलक वितरण हेतु सरकार के द्वारा बजटीय नीति, जनसंख्या नीति, उद्योग नीति एवं कृषि संबंधित नीतियों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो उत्पादन का जो भी साधन है इसका विवेकपूर्ण और समतामूलक वितरण करना है। तो इसके लिए सरकार क्या करता है, बहुत सारा नीति लाता है जैसे कि बजट की नीति, जनसंख्या नीति लाता है, उद्योग नीति लाता है, कृषि संबंधित नीति लाता है, इन सभी नीतियों का प्रयोग करता है। साथ ही साथ जो भी अविकसित क्षेत्र है, जो भी डेवलप एरिया नहीं है, अंडर डेवलप एरिया है, वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करके उत्पादन के साधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है। जी हाँ, तो जो भी आपका अंडर डेवलप एरिया है, जो भी पिछड़ा क्षेत्र है आपका, बैकवर्ड जो भी एरियाज़ है, उन सभी में
क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता है गवर्नमेंट। इसके अलावा संसाधनों के उत्पादन का जो साधन है, इन सभी साधनों का वितरण को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है ना। इसमें आप जो है वो 2-3 को पॉइंट समझिएगा। एक आता है आपका टपकन सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये डेवलप किया जा सकता है स्टेट को। और एक होता है आपका क्लस्टर डेवलपमेंट। एक होता है गवर्नमेंट बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट उत्पादन के साधनों का वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा करता है। जी हाँ, इसको याद रखिएगा कि जो सरकार है उत्पादन के साधनों का वितरण किसके माध्यम से करता है, अवसंरचना के माध्यम से करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से करता है। ठीक है ना। एक आप टपकन सिद्धांत यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या आता है वो जानिएगा। ये डेवलप किया जा सकता है स्टेट को। इसके अलावा क्लस्टर डेवलपमेंट भी देखिएगा कि एक ही साथ में बहुत सारे उद्योग डेवलप कर जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए। तो क्लस्टर डेवलपमेंट, इसके अलावा ट्रिकल डाउन थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा, आप अपने स्तर पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उत्पादन के साधनों का जो वितरण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही करता है। ठीक है ना। तो ये आपका 2 सिद्धांत जो था वो आपका क्लियर हो गया, 2 सिद्धांत। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर जो सिद्धांत है, और वो है आपका आर्थिक स्थिरता में लोक वित्त का महत्व। जी हाँ, आर्थिक स्थिरता में लोक वित्त का महत्व कैसे है वो देख लीजिए। एक तो है आपका व्यापार चक्र। ये व्यापार चक्र कैसे चलता है, एक समय जो है व्यापार जो है वो एकदम इकोनॉमिक बूम के कंडीशन पे रहेगा, यानी कि उछाल में। फिर आएगा इकोनॉमिक स्लो डाउन यानी कि सुस्ती वाला, आर्थिक सुस्ती। फिर धीरे धीरे आ जाएगा इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन, जिसको हम लोग मंदी और महामंदी कहते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सुधार का दौर आएगा, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिकवरी। यही चलता है व्यापार चक्र। एक समय बूम पे रहेगा, फिर स्लो डाउन में आएगा, फिर रिसेशन और डिप्रेशन में जाएगा, फिर रिकवरी होगा, फिर बूम में जाएगा। ठीक है ना। तो यही है, कहने का मतलब है कि कभी बूम में गया तो कभी रिसेशन में गया, तो कभी स्लो डाउन में किया, कभी गया, कभी डिप्रेशन में गया, कभी रिकवरी में गया, फिर बूम में गया। मतलब ये चक्र चलता रहता है लगातार। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब देखिए ये चक्र हमेशा चलता रहता है, कभी इकोनॉमिक बूम, कभी स्लो डाउन, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी। तो ये जो चक्र चलता रहता है लगातार, तो ये सही नहीं है। बिकॉज ऐसे में कोई भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसको ऐसे मन में हमेशा डर लगा रहेगा कि आज बूम में है तो ये 6 महीने के बाद मंदी में आ जाएगा, रिसेशन में आ जाएगा, स्लो डाउन में आ जाएगा। देन गवर्नमेंट अपनी नीति के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास करता है व्यापार चक्र को। तो ये व्यापार चक्र हमेशा ऐसे ही चलता है। और याद रखिएगा कि 2008 में पूरा विश्व जो था, पूरा वर्ल्ड जो था वो मंदी यानी कि रिसेशन आया था पूरे विश्व में, वर्ल्ड में पूरा। तो ये आपका जो व्यापार चक्र है वो ऐसी इसी प्रक्रिया में चलता है, बूम, स्लो डाउन, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, फिर बूम। ठीक है ना। तो ऐसे में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा क्या, नहीं चाहेगा। अब इसी में 1-2 ग्राफ और भी आता है, वो देख लीजिए। एक देखते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था लॉकडाउन के टाइम में। और क्यों दिया गया था, क्योंकि इंडिया में जो है वो रिसेशन यानी कि मंदी आ जाता अगर ये गवर्नमेंट पैसा नहीं देता। बट गवर्नमेंट ने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र को डायरेक्ट 15% यानी कि 3.25 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए थे यहाँ पे, ताकि यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि सब रोजगार जो है वो उत्पन्न किया जा सके इसके लिए। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलस पैकेज, बेल आउट पैकेज बहुत सारा देते रहता है गवर्नमेंट। तो इन सभी के बारे में भी आपको जो है वो पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है सो। ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब देखिएगा ये थोड़ा सा वो हम लोग जो व्यापार चक्र का वो पुराना वाला ग्राफ बनाए थे, अभी हम लोग थोड़ा सा ना इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं, मॉडर्न ग्राफ। देखिए यहाँ पे वही है, ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ से गया है आपका इकोनॉमिक बूम में, फिर आया स्लो डाउन में, फिर आया धीरे धीरे रिसेशन में, रिसेशन के बाद आया आपका डिप्रेशन में, फिर यह रिकवरी हुआ, फिर बूम हुआ है। तो अगेन बूम, अगेन स्लो डाउन, अगेन रिसेशन, अगेन डिप्रेशन, अगेन रिकवरी। ये आपका मॉडर्न ग्राफ है इस तरह से व्यापार चक्र का, और वो पुराना वाला ग्राफ था। ये भी बना सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं औसत आर्थिक समृद्धि दर। क्या बोलते हैं, औसत आर्थिक समृद्धि दर, यानी कि यही जो है वो आपका एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। ठीक है ना। और ये जो है वो आपका मॉडर्न ग्राफ है। ये क्या है आपका मॉडर्न ग्राफ है। ये किसका, तो आपका ये व्यापार चक्र का यही मॉडर्न ग्राफ है। तो अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि आर्थिक स्थिरता में लोक वित्त का महत्व क्या है, यानी कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में
जो है वो लोकवित्त का महत्व क्या है, तो वो देख रहे हैं। तो व्यापार चक्र का इसमें 2 गो देखे, एगो आपका ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो ग्राफ था, मतलब वो था, ये फिगर वो देखे, और हम लोग एगो मॉडर्न ग्राफ भी देख लिए व्यापार चक्र का। इनकम यानी कि आय वो सप्लाई को, और व्यय जो है वो मांग को इंडिकेट करता है। आपको बताया गया था इनकम यानी कि आय जो है, आय वो आपका सप्लाई को, और जो व्यय जो है वो आपका डिमांड को इंडिकेट करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। और एक और आपको ग्राफ बताया गया था जब आप इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में थे ना, तो वहाँ पे एक आपको ग्राफ बताया गया था। इस ग्राफ में दिखेगा कि इस साइड तो आपका पूरा क्या दिखाया गया है, तो जनरल प्राइस लेवल बताया गया है, और इस साइड आपका जो है वो टोटल इनकम बताया गया है। तो इनकम जो है वो आपका सप्लाई को दर्शा रहा है, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका डिमांड यानी कि मांग को दर्शा रहा है। मांग व्यय से जुड़ा हुआ है, और आय आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मांग कीजिएगा यानी कि जब आप खर्चा कीजिएगा तो आप पैसा खर्चा कर रहे हो, मतलब आप मांग कर रहे हो। और जब आप इनकम यानी कि आय जो है, यानी कि आय आपके पास है तभी ना आप चीज़ों का मांग कीजिएगा। तो आय जो है वो आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, और व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात हो गया। तो ऊपर में आपका प्राइस हो गया जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य कीमत स्तर, और नीचे में आपका टोटल आय और टोटल व्यय है। और आय जो है वो आपूर्ति से, और व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया आपका पी प्राइस। ऊपर में प्राइस बढ़ा यानी इन्फ्लेशन हुआ, यानी पी से हो गया P1। पहले यहाँ पे जब था, यहाँ पे था, तो देखिएगा इस प्राइस पे देखिएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ों को हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे मांग है, यहाँ पे आपूर्ति हो रहा है चीज़ों को, यहाँ तक हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं AD इज इक्वल टू एस, क्योंकि यहाँ पे समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर है। क्या है? समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, अभी आपको हम पीछे बताए भी है फिर भी बता दे रहे हैं। ऊपर से नीचे ये आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र, और नीचे से ऊपर इस तरह जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आपूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व। ठीक है। ये इस कीमत पे है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये हम क्या बोले हैं, तो ये आपका है डिमांड कर्व। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो नीचे से ऊपर गया है ये है आपका आपूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व। यहाँ ये जहाँ पे कट कर रहा है तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे AD इज इक्वल टू एस, यानी कि जहाँ पे समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता का दौर। यहाँ पे ये आपका जो प्राइस लेवल है, इस प्राइस लेवल पे जितना मांग हो रहा है उतना ही आपूर्ति हो रहा है। तो इस लेवल पे जितना मांग हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? आपूर्ति हो रहा है। क्लियर यहाँ तक की बात है? यहाँ पे उत्पादन भी बढ़िया होगा, यहाँ पे बेरोजगारी भी निम्न स्तर पे होगा, सब कुछ ठीक है। जितना मांग है उतना आपूर्ति हो जा रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया ये लाइन? अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो P से P1 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे प्राइस बढ़ा, देन यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगा। प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है, आगे देखो यहाँ से यहाँ प्राइस बढ़ गया है, तो ये आप जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब देखिए कि ऐसे में आपका जो है वो ये भी आपका बढ़ जाएगा। डिमांड कर्व भी आपका राइट अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये रहा, और आपूर्ति कर्व भी ये इधर गया और ये इधर आया। अब कहाँ पे कटिंग होगा? यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक आया। और कभी कभी क्या होगा कि आपका प्राइस कीमत जो है वो घट जाएगा, कीमत नीचे घट गया तो नीचे आएगा। और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे, अच्छा समझिए, ऐसे ना, ऐसे समझिए, यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो ये कट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कट, यहाँ पे कट हो रहा है ना। ये यहाँ पे कट हो रहा है, देखिए ये जब था यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग AD इज इक्वल टू एस। AD जो है वो एस के बराबर है, यानी समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर है। इसको हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे प्राइस टेबल जो है वो बराबर है, ठीक ठाक है, जितना मांग हो रहा है उतना ही आपूर्ति हो रहा है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है।
AD जो है वो AS के बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या बढ़ा है, मतलब कि प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिए पॉइंट ऐसा कि जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा और सप्लाई यानी कि जो मांग बढ़ा, देखो जैसे ही आपका पी यानी कि प्राइस बढ़ा और सप्लाई जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, सप्लाई जो है वो आपका इनकम यानी कि आय से जुड़ा हुआ है, और डिमांड जो है वो आपका खर्चा से जुड़ा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि ओवरऑल प्राइस बढ़ा और सप्लाई यानी कि मांग, तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाकर ही मांग को सप्लाई स्टेबल करेगा। अच्छा रुकिए रुकिए एक पॉइंट, एक मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा हल्का सा एक सेकंड, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको हल्का सा बेसिक समझाते हैं, तब आपको जो है वो एक आइडिया लगेगा। ठीक है, एक बेसिक जो है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा सा, आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा, ये आएगा ऊपर से नीचे, ये आ जाएगा आपका डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व ऐसा होता है, इसका जो ये जो है नेगेटिव स्लोप बनता है जनरली, लेकिन कभी कभी अपवाद में देखते होंगे कि जब एक्सेप्शन डिमांड कर्व जो है, देखो जब आपका डिमांड कर्व अगर जब आपका ऐसा बनेगा पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन डिमांड कर्व, यानी कि ये आपका एक्सेप्शन में बनेगा, अपवाद है एक तरह से। ठीक है ना, ये हो गया डिमांड कर्व, ऐसा बनता है। और इसमें भी आप याद रखिएगा एक पॉइंट, ये रहा आपका, तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे बनेगा, ये रहा आपका पहला। अब देख लीजिए यहाँ पे कोई कीमत स्तर है पी, इसको यहाँ पे ऐसा जा रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक आपका सामान्य कीमत स्तर। यहाँ पे पी स्तर बढ़ा है, यहाँ पे प्राइस P1 हो गया, यहाँ से अब ये यहाँ कट करेगा, तो ये डिमांड कर्व जो है यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे आपूर्ति में क्या हो गया, कमी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये P2 नीचे में बना, यहाँ पे प्राइस मतलब ये कीमत अब घट गया, ऊपर से नीचे है ये, मतलब सॉरी प्राइस घट गया है, और यहाँ से देखिए कि आपूर्ति बढ़ गया है, तो ये उधर जाएगा तो ये आपूर्ति बढ़ गया है, और इधर आएगा तो मतलब आपूर्ति घट गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। हाँ, तो ये आपका डिमांड कर्व समझ में आ गया है। मांग में कमी और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट तो आपको बताया ही गया था, क्या था वो देख लीजिए। ये कोई सामान्य कीमत स्तर है, इसको हम लोग पी बोलेंगे। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आएगा, इस तरह रहेगा, इसको हम बोलेंगे मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व। ये है, अभी यहाँ पे कट रहा है, प्राइस जब बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से इधर आएगा, यानी कि यहाँ पे आपूर्ति क्या हो गया, कम हो गया है। और यहाँ पे अगर प्राइस नीचे घटेगा तो अब ये यहाँ पे कटेगा, यानी कि ये आपूर्ति इधर बढ़ गया है। ये समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट आपको। ठीक है, इसके बाद वो आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट और आप याद रखिएगा। ये ग्राफ बनाए सिंपल हम, नीचे में आपका जो है ये आपका कुल व्यय और आपका कुल आय, ये आपका जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य कीमत स्तर ये रहा। ठीक है, यहाँ पे सामान्य कीमत स्तर कोई रखे हम पी मान लिए, यहाँ पे है। ऊपर से बताए थे कि ऊपर से नीचे आपका जाएगा ये डिमांड कर्व, और नीचे से ऊपर जाएगा क्या, ये तो आपका जाएगा मतलब कि आपूर्ति यानी कि सप्लाई कर्व। सामान्य कीमत स्तर है यहाँ पे, जहाँ पे ये कटिंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, इस वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे AD = AS, यानी कि जो समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होगा। और इसी को ही हम लोग जो है वो इफेक्टिव प्राइस यानी कि प्रभावी मूल्य कहते हैं। ये समझ में आ गया, एक ये लाइन आपको समझ में आ गया है। अब देखिए एक और ग्राफ बनाते हैं, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये है आपका P, यहाँ पे कट रहा था ऊपर से नीचे, यहाँ से यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कट रहा था। अब देखिए कि प्राइस आपका बढ़ गया है, तो अब ये जाएगा यहाँ, अब ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना, तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ आएगा,
यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कीमत कम हो गया, घट गया है, कीमत क्या हुआ, घट गया, ऐसा हुआ है, कीमत घट गया है। और ये जाएगा आपूर्ति वक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ पे कटेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका आपूर्ति में वृद्धि हो गया है, यहाँ पे आपका मांग में कमी हो गया है और यहाँ पे आपका आपूर्ति बढ़ गया है। सिंपल लाइन समझिए, ये आपका सामान्य कीमत स्तर में था, यहाँ पे आपका प्रभावी था, यहाँ पे आपका मांग भी बराबर था और आपका आपूर्ति भी बराबर था, मांग और आपूर्ति दोनों बराबर था। फिर जैसे ही प्राइस आपका बढ़ा तो प्राइस बढ़ा तो ऐसे में क्या हो गया, प्राइस में वृद्धि हुआ, तो ऐसे प्राइस में वृद्धि हुआ तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका है मांग वक्र, तो मांग वक्र यहाँ था, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, मतलब ये मांग में कमी हो गया। उसके बाद मांग मतलब ये आपका ये था बीच में, अब देखिएगा कि यहाँ से अब ये आगे बढ़ गया है, मतलब कि यहाँ पे इधर आ गया आपूर्ति, यहाँ पे आपको आपका आपूर्ति में क्या हो गया, कमी हो गया। ये देखेंगे, एक हम लोग मांग के लिए देखेंगे और एक देखेंगे ऐसा वो आपूर्ति के लिए, तो मांग में कमी हुआ और आपूर्ति में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि जैसे ही आपका प्राइस में यानी कि मूल्य में वृद्धि होगा, तो ठीक जैसे ही मूल्य में वृद्धि होगा तो आपका मांग में कमी हो जाएगा और आपूर्ति में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट। फिर बताया गया है कि अगर जैसे आपका मांग मतलब ये प्राइस में कमी होगा, तो प्राइस में कमी होगा तो आपूर्ति में कमी हो जाएगा और फिर आपका मांग में वृद्धि हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना इसको। और जो आपका ए डी इज इक्वल टू एस वाला जो स्थिति है वो हम लोग बोलते हैं उसको अच्छी स्थिति है, और जहाँ पे ए डी जो है वो समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो गया उसको हम लोग बोलेंगे महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। और जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति से कम हो गया उसको हम लोग बोलेंगे घाटा वाला स्थिति यानी कि अविस्फीति, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग इसकी आगे वाली कहानी जो है वो उसको देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं आर्थिक स्थिरता में लोकवित्त का महत्व, और इसी पॉइंट को ही हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे थे। ये व्यापार चक्र का पारंपरिक जो भी ग्राफ बनता है और ये मॉडर्न ग्राफ हो गया, और यहाँ पे बताया जा रहा है, सिंपल सी बात बताया जा रहा है कि कहीं पे प्राइस आपका बढ़ रहा है, जहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है तो ऐसे में प्राइस यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे जो है वो आपका ये मांग वक्र और ये आपका सप्लाई वक्र है, ठीक है ना। यही बताया जा रहा है, मांग वक्र है, ये आपका सप्लाई वक्र है यानी कि आपूर्ति कर्व है, आपूर्ति वक्र है यानी कि सप्लाई कर्व है। यहाँ प्राइस बढ़ गया, पहले ये कहाँ पे कट रहा था, तो पहले ये कट रहा था यहाँ से यहाँ तक कट रहा था, ऐसा हो गया। अब बोल रहा है कि जैसे ही आपका प्राइस में बढ़ा यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, तो जैसे ही आपका इन्फ्लेशन हुआ तो अब ये कहाँ पे कटेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा तो ये इधर जाएगा, यानी कि प्राइस में वृद्धि हो गया तो इससे क्या हो गया, प्राइस वृद्धि हो गया तो इससे क्या होगा, आपूर्ति क्या हो गया आपका धीरे धीरे कम हो गया, आपूर्ति कम हो गया, ठीक है ना। और आपूर्ति कम हो गया इससे, तो इसको भी आप जो है वो याद रखिएगा। और आप कभी कभी क्या करते होंगे, सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, और सप्लाई को अगर बढ़ाते हो तो जो आपका जो सप्लाई जो कर्व है उसको राइट डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए ये है मांग वक्र, मांग वक्र इधर दाहिना जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट अपवर्ड शिफ्ट। अगर ये डिमांड वक्र अगर बायां आया तो इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे, लेफ्ट डाउनवर्ड शिफ्ट। ऊपर गया तो राइट डाउनवर्ड और पीछे गया तो लेफ्ट डाउनवर्ड, या फिर अपवर्ड, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना इसको। अरे इसमें हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए भाई। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राइस में जैसे वृद्धि होगा तो बोला जा रहा है कि प्राइस में वृद्धि हुआ और सप्लाई आपका कांस्टेंट था, यानी कि मांग बढ़ा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा ताकि मांग को स्टेबल किया जा सके सेम प्राइस पे ही, सामान्य उसी कीमत स्तर पे। या फिर बोला जा रहा है कि अगर मांग यानी कि डिमांड कम हो गया है तो गवर्नमेंट चाहेगा कि हम टैक्स को बढ़ा दें, मतलब मांग कम हो गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स को बढ़ा देगा, और टैक्स को बढ़ाकर जो है आपूर्ति यानी कि जो सप्लाई है
सप्लाई को कम करेगा और इससे जो है जो आपका प्राइस जो है यानी कि जो कीमत है उसको स्टेबल रखने का प्रयास करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोकवित्त का प्रयोग इसमें गवर्नमेंट करता है। बोला जा रहा है कि डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस यानी कि अप होगा ही, मतलब प्राइस बढ़ेगा ही। तो ऐसे में गवर्नमेंट सप्लाई में कुछ पैसा डालेगा तथा उत्पादन को ही बढ़ा देगा और इससे फिर प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन के समय। क्या बोले हम, फिर से समझिए कि जैसे ही आपका डिमांड बढ़ा यानी कि मांग बढ़ा तो ऐसे में उसका दाम भी बढ़ जाएगा यानी कि उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा कि सप्लाई में पैसा डालेगा और उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा और जैसे ही उत्पादन को बढ़ाए तो आपका जो है वो प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और ये कंडीशन कब होता है, इन्फ्लेशन के समय में होता है। लेकिन जब आपका मुद्रास्फीति नहीं बल्कि अविस्फीति हो जाएगा यानी कि डिफ्लेशन का दौर आएगा तो ऐसे में क्या होगा कि डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम हो जाएगा। देखिए डिमांड कम और आपूर्ति ज़्यादा तो आप उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, और मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। समझ में आया। तो डिफ्लेशन के समय बोला जा रहा है कि डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस भी ऐसे में कम होने लगता है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई को कम नहीं करेगा बिकॉज इससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगा कि आय में ही वृद्धि कर देगा तथा इनकम बढ़ाएगा लोगों का। तो लोगों के पास जैसे ही इनकम मतलब आय में वृद्धि होगी तो वो मांग करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। ये है मतलब इसको हम बोलते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। और जहाँ पे आपका ये जो लागत जनित मुद्रास्फीति है इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगा। और जहाँ पे आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो है वो आपका ये संकुचनवादी राजकोषीय नीति का जो है वो प्रयोग करेगा। समझ में आया ये लाइन। ये लाइन समझ में आया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लोकवित्त के माध्यम से समग्र मांग को समग्र आपूर्ति के बराबर यानी कि AD इज इक्वल टू AS इस कंडीशन को मेंटेन करने का प्रयास करता है जो कि ये आपका शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है और इसी को ही हम लोग आर्थिक स्थिरता इसको ही हम लोग कहते हैं। और जैसे ही समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति से बड़ा हो गया यानी कि AD ज़्यादा हो गया AS से तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन और AD जो है वो कम हो गया AS से तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। ठीक है ना। और जैसे ही इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन को इकोनॉमी तुरंत जो है वो रिसेशन की ओर जाएगा और ऐसे में लंबे समय तक गवर्नमेंट कुछ नहीं किया तो रिसेशन से डिप्रेशन में जाएगा और डिप्रेशन में जाने के बाद जो है वो एकदम सप्लाई बढ़ाएगा तो धीरे धीरे रिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा। फिर ये स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है ना। और फिर ये वाला कंडीशन जो बताए हैं कि जहाँ पे समग्र मांग जो है वो कम हो जाएगा और आपूर्ति कम ज़्यादा हो जाएगा यानी इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइस लेवल क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा और यहाँ से फिर स्लो डाउन जो है वो स्टार्ट होने लगेगा इकोनॉमी का और फिर अगेन यहाँ से जो है वो रिसेशन का दौर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को बढ़ाएगा ना कि सप्लाई को, यानी कि लोगों का जो आय को इनकम को बढ़ाता है। यहाँ पे लोगों के आय को बढ़ाता है यानी कि लोगों के आय को बढ़ाएगा और सप्लाई को नहीं। ठीक है ना। और सप्लाई को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेगा और मांग अगर देखिए आय बढ़ेगा तो लोगों का जो है वो मांग में भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा ना ये ग्राफ और आपने अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन ये ग्राफ का ना हम वीडियो थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो रहा है, हम भी एक बार समझ लेंगे बढ़िया से। और ग्राफ का ना सारा जितना भी मतलब कि ये जो है ना आपका बेसिक वो बेसिक वाला सारा चीज़ जो है ना हम एक बार लेकर एक वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे सारा ग्राफ और आपको। ठीक है ना। ताकि उसमें जो है वो बार बार आप भी नहीं फंसिएगा और हम खुद भी नहीं फंसे ऐसा। तो अभी जो बताया गया ना अभी इसको हम मतलब जो अभी ग्राफ में समझाया गया था इसको सारा को अभी जो है वो लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे कि आर्थिक स्थिरता में लोकवित्त का महत्व क्या है। ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे यहाँ पे आप। तो ऐसा है कुछ कि सरकार के द्वारा लोकवित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त के अंतर्गत क्या करता है, एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग करता है और इसका प्रयोग करके व्यापार चक्र और आर्थिक उतार चढ़ाव या फिर जो आर्थिक अस्थिरता है इसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो क्या करता है, व्यापार चक्र को भी कंट्रोल करता है और जो आपका आर्थिक उतार चढ़ाव जो है, इकोनॉमिक बूम है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इसको भी वो मतलब कि कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आर्थिक अस्थिरता जो है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, इसको भी वो क्या करता है, धीरे धीरे कंट्रोल करने का प्रयास करता है। फिर बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा जहां एक और लोक व्यय के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि किया जाता है और इसके बाद क्या करता है, समग्र आपूर्ति में वृद्धि करता है। यानी बोला जा रहा है सरकार क्या करता है कि लोक व्यय के माध्यम से यानी कि खर्चा को बढ़ा रहा है और खर्चा को बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है जिससे समग्र आपूर्ति में वृद्धि हो। और
और दूसरी ओर रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि करता है ताकि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। सिंपल सी बात है। एक तरफ देखिए कि गवर्नमेंट क्या करता है कि लोग व्यय करता है, और लोग व्यय के माध्यम से क्या करता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि हो, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो तो ऐसे में आपूर्ति बढ़ेगा, यानी कि जो मांग था वो आपूर्ति बराबर हो जाएगा। और एक कंडीशन में क्या करता है कि लोग जो है वो सरकार क्या करेगा, हस्तांतरित भुगतान करेगा या फिर लोगों के इनकम में बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा, तो लोगों का इनकम में वृद्धि होगा तो आय बढ़ेगा तो जो है आपूर्ति जो ज़्यादा बढ़ा हुआ था वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि दो तरह का कंडीशन है, एक तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आएगा और एक आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला कंडीशन आएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा कि मांग बढ़ गया है और इसमें आपूर्ति कम हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपूर्ति बढ़ाएगा। आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या करेगा, लोग व्यय करेगा, इससे आपूर्ति बढ़ेगा, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होगा तो आपूर्ति बढ़ा, तो वो आपूर्ति और जो मांग बराबर हो जाएगा, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कंट्रोल। फिर उसके बाद जब लागत जनित मुद्रास्फीति आएगा, यहाँ पे तो आपका मांग मतलब क्या है, कांस्टेंट है और आपूर्ति ही कम हो गया है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगा कि आपका जो है मांग भी बढ़ाएगा। मांग को कैसे बढ़ाएगा कि मांग बढ़ाने के लिए आपका आय में, इनकम में वृद्धि कर देगा और साथ ही साथ जो है उत्पादन जो लागत है इसमें भी कमी कर देगा, तो ऐसे में दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा कि और रोजगार सृजन के माध्यम से भी लोगों के आय में वृद्धि करता है ताकि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। असमानता आर्थिक स्थिरता का जो मापन है वो मुद्रास्फीति दर, प्रति व्यक्ति आय, इसमें वृद्धि तथा जीडीपी में वृद्धि, रोजगार सृजन दर, जीडीपी टैक्स का रेशियो और जीडीपी आपका डिप्रिसिएशन रेशियो इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। तो जो आर्थिक स्थिरता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो मापन है वो मुद्रास्फीति का दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि यानी पर कैपिटा इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है, जीडीपी में कितना वृद्धि हो रहा है, रोजगार सृजन दर कैसा है, जीडीपी टैक्स रेशियो कैसा है, जीडीपी एक आपका और है, जीडीपी कुछ DEDB है, इसको छोड़िए ना, ये क्या हटाइए इसको। तो चार को याद रखिएगा ना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मापन कैसे करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मापन हम लोग इन्फ्लेशन रेट से करते हैं, पर कैपिटा इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है, जीडीपी में कितना वृद्धि हो रहा है, रोजगार सृजन दर कितना है, जीडीपी टैक्स रेशियो कितना है, इसके माध्यम से इसका जो है मापन किया जाता है। फिर बोला जा रहा है कि सामान्यता मंदी के दौरान, जब आपका मंदी आता है, रिसेशन आता है, तो उसके दौरान सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत राहत पैकेज यानी कि स्टिमुलस पैकेज का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर उस समय जो है वो बेल आउट पैकेज का भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। और इन सभी का स्टिमुलस पैकेज का, बेल आउट पैकेज का प्रयोग करके व्यापार चक्र को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए या कहा जाए तो लोक वित्त का एक अन्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। तो लोक वित्त का महत्व भी होता है आर्थिक जो है स्थिरता को सुनिश्चित करने का। जैसे कि आप देखते होंगे कोविड-19 के समय जो आपका महामारी आया था, पेंडेमिक आया था, इसके दौरान भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रदान किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आर्थिक स्थिरता जो है, तो इस आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना था इसका मुख्य यानी कि मेन पर्पस। ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। सो एक बार हम पूरा एक बार फिर से पढ़ दे रहे, ठीक ना। देखिए, सरकार के द्वारा लोक वित्त के अंतर्गत एक प्रभावी राजकोषीय नीति का प्रयोग कर व्यापार चक्र या फिर आर्थिक उतार चढ़ाव या फिर आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। सरकार के द्वारा जहां एक ओर लोक व्यय के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि कर समग्र आपूर्ति में वृद्धि किया जाता है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि किया जाता है ताकि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। सामान्यतः आर्थिक स्थिरता का जो मापन है वो मुद्रास्फीति दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, रोजगार सृजन दर, जीडीपी टैक्स रेशियो इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। सामान्यतः मंदी के दौरान सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के अंतर्गत राहत पैकेज यानी कि स्टिमुलस पैकेज या फिर बेल आउट पैकेज प्रदान करके व्यापार चक्र इसको नियंत्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोक वित्त का एक अन्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। जैसे कि कोविड-19 महामारी यानी कि पेंडेमिक के दौरान भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज को प्रदान किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। समझ में आ गया ये लाइन। अब देख लो, एक और अर्थशास्त्री है जिनका नाम है कीन्स। तो बोला जा रहा है कि कीन्स के अनुसार एक प्रभावी लोक वित्त की जो है नीति है वो प्रभावी मांग यानी कि डिमांड की स्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ प्रभावी लोक वित्त की नीति रोजगार सृजन एवं उत्पादन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा।
किन साहब के अनुसार बोला जा रहा है कि एक जो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव जो लोकवित्त की जो नीति है वो प्रभावी मांग की स्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर आप एक बेहतर प्रभावी लोकवित्त की अवधारणा मतलब नीति लागू करते हैं तो ऐसे में प्रभावी मांग को भी सुनिश्चित किया जा सकता है, और साथ ही साथ प्रभावी लोकवित्त की नीति रोजगार सृजन में भी और साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किन साहब बोलते हैं कि एक प्रभावी लोकवित्त की जो नीति है वो प्रभावी मांग को सुनिश्चित करेगी, साथ ही साथ एक प्रभावी लोकवित्त की जो नीति है वो रोजगार सृजन को भी और उत्पादन जो है वो उत्पादन में वृद्धि इसमें भी वो बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तीनों चीज़ आपको पता चल गया है। अभी हम आपको ग्राफ वाला बताए थे ना, तो ग्राफ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा यार, ग्राफ में थोड़ा सा दिमाग समझ में नहीं आया। आप ग्राफ वाला जो है वो जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम जितना भी ग्राफ वगैरह बन सकता है ना इससे रिलेटेड, वो सारा ग्राफ का जो है वो वीडियो मतलब एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे, हम भी समझेंगे और आपको भी समझाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग जो है वो जो ये भी पढ़ रहे थे हम लोग वर्तमान समय में लोकवित्त का महत्व। तो ये हम लोग 4 गो डायमेंशन था, जिसमें पहला आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व देख चुके हैं, उत्पादन के साधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व देख चुके हैं, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में लोकवित्त का महत्व देख चुके हैं। अब हम लोग संसाधनों के वितरण में जो लोकवित्त का महत्व है इसको हम लोग देखते हैं, और ये छोटा सा है और ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या है, 4th नंबर, वो है आपका संसाधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। क्या बोले हम, संसाधनों के वितरण में लोकवित्त का महत्व। संसाधनों का वितरण यानी कि संसाधनों का पुनः आवंटन करना है, तो इसमें लोकवित्त का महत्व क्या है वही देखना है। तो बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करके संसाधनों का पुनः आवंटन करता है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो लोकवित्त के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करता है। तो जो है सरकार जो है गवर्नमेंट है वो लोकवित्त के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक जो अवसंरचना है, तो सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करता है, और विकास करने के बाद जो है वो संसाधनों का पुनः आवंटन करता है। संसाधनों का पुनः आवंटन ही आपका संसाधनों का वितरण कहला रहा है। तो सरकार जो है वो लोकवित्त के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास करता है, और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का विकास करके ही जो है वो आपका क्या करता है, संसाधनों का पुनः आवंटन करता है। सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का विकास, जैसे कि सामाजिक में आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सब का विकास कर रहा है। आर्थिक में आपका गरीबी दूर कर रहा है, कुपोषण को दूर कर रहा है, भूखमरी को दूर कर रहा है, माल न्यूट्रिशन को दूर कर रहा है, बेरोजगारी को दूर कर रहा है। ये सभी जो अवसंरचनाओं का विकास कर रहा है, इससे संसाधनों का पुनः आवंटन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बोला जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भी वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक लाभ को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो क्या बोले हम, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या कर दिया है गवर्नमेंट, वृद्धि कर दिया है। तो जैसे ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आप वृद्धि करते हो तो ऐसे में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो है अधिकतम लाभ इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो जैसे ही आप गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन में वृद्धि करोगे, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन में वृद्धि होगा, इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये हो गया है। एक और समझिएगा कि आपका 2 तरह का गुड्स होता है, एक होता है आपका पब्लिक गुड्स और एक होता है आपका पब्लिक सर्विस। पब्लिक गुड्स क्या है, तो स्कूल का बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो गया, ये सभी क्या हो गया, पब्लिक गुड्स हो गया। पब्लिक सर्विस, स्कूल का टीचर, हॉस्पिटल का डॉक्टर, नर्स, स्टाफ। इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि लोकवित्त का जो महत्व था ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो लोकवित्त का महत्व वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, एक चीज़ बताया गया था कि राज्य जो है वो एक सतत संस्था है। अगर जब राज्य सतत संस्था है तो दिन ऐसे में जब तक राज्य रहेगा, राज्य कॉन्सेप्ट रहेगा, तो लोकवित्त का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि लोकवित्त भी एक तरह से सतत है। बट कार्ल मार्क्स का और गांधी जी का मानना है कि राज्य जो है वो सतत नहीं है। कार्ल मार्क्स वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है और गांधी जी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। तो ये बोलते हैं कि गांधी जी और कार्ल मार्क्स साहब बोलते हैं कि राज्य जो है सतत नहीं है, बट राज्य को सतत माना गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक मतलब ये अर्थशास्त्री लोग बोले हैं। आप ये सर्च कर लीजिए कौन कौन बोले हैं सो। तो यहाँ तक देखिएगा तो आपका एक बहुत ही मतलब यहाँ पे जो है वो एक दायरा यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर हम लोग देखें सिलेबस की, अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में जो है वो लोकवित्त के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम आपको उसको बता देते हैं, ठीक ना। लोकवित्त में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप ए का ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, जिसमें हम लोग को बताया गया है कि लोकवित्त में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है लोकवित्त का प्रकृति, इसका महत्व और इसका क्षेत्र। क्या बोले, इसका प्रकृति, इसका महत्व और इसका क्षेत्र। तो इसका प्रकृति हो गया है, इसका महत्व हो गया है,
और इसका प्रभाव क्या था वो अलग अलग क्षेत्र में वो देख चुके हैं, और इसका लोक वित्त का जो विकास था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि इसका जो है 3-4 गो जो टॉपिक था, इसका लोक वित्त का अर्थ क्या है, लोक वित्त की प्रकृति क्या है, लोक वित्त का प्रभाव क्या है अलग अलग क्षेत्रों में, लोक वित्त का महत्व क्या था, लोक वित्त का विकास कैसे हुआ, यही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक का जो है वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसी में ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि जो भी आपका राजस्व का सिद्धांत है और कर आरोपण का जो प्रकार है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत को पढ़ना है। इसके अलावा कर निर्धारण के प्रकार पढ़ना है, टैक्सेशन का जो कर आरोपण का जो प्रकार वो पढ़ना है, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रतिगामी और अनुपातिक ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को लास्ट में जो है वैट की संकल्पना पढ़ना पड़ेगा, VAT। तो वैट की अवधारणा ही केवल पढ़ना है, अब यहीं तक पढ़ना है। और वैट को अब रिप्लेस करके आ गया GST, तो GST के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है ना। और इस तरह से देखिएगा तो ये टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस का ये दूसरा जो क्लास था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो तीसरे नंबर क्लास की ओर चलेंगे, और तीसरा, चौथा, पाँचवा मतलब कि 3 क्लास और आएगा। उसके बाद जो है ये लोक वित्त वाला जो टॉपिक है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वीडियो में बने रहिए, लगातार देखते रहिए, तो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएगी। भटकना नहीं पड़ेगा, जैसे हम भटक रहे हैं ना, या कभी भटके थे ना हम, वैसा आपको नहीं भटकना पड़ेगा। सिलेबस का जानकारी भी हो जाएगा और आपको सारा चीज़ जो है वो क्लियर होते चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग आज देखें तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि लोक वित्त का जो है वो विशेषता क्या है। लोक वित्त का विशेषता क्या है, 13-14 को पॉइंट में जाने हम लोग इसको डिस्क्राइब किए, लगभग 4 पेज तक पढ़े। फिर हम लोग लोक वित्त का महत्व पढ़े। लोक वित्त का महत्व क्या है, विकसित देशों में क्या है, अल्पविकसित देशों में क्या है, विकासशील देशों में क्या है, अब वैश्वीकरण के बाद क्या महत्व है, ये हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जाने थे कि वर्तमान में लोक वित्त का जो महत्व है वो आपका 4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। पहला क्या है, तो आय और परिसंपत्तियों के वितरण में लोक वित्त का महत्व है। फिर हम लोग जाने थे कि उत्पादन के साधनों में लोक वित्त का, उत्पादन का जो साधन है इसका वितरण में भी लोक वित्त का महत्व है। इसके अलावा तीसरा जाने थे जो आपका आर्थिक स्थिरता है इसको सुनिश्चित करने में भी लोक वित्त का महत्व होता है। और चौथा जाने थे हम लोग लास्ट के संसाधनों का वितरण में भी लोक वित्त का महत्व है। और संसाधनों का वितरण कैसे होता है, तो सरकार जो है वो सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाओं का विकास के माध्यम से ही जो है वो संसाधनों का वितरण करता है गवर्नमेंट। ये सभी बातें जो है वो हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देंगे। इसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से जो है वो आपका एक बोलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा ना तो एक क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा आपका, ठीक है ना, 2 क्लास से। अब इसके बाद जो है वो नए टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लोक राजस्व। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया था कि लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ों को शामिल करके पढ़ते हैं। पहला है लोक राजस्व, फिर है आपका लोक व्यय, फिर आपका लोक उधार, और फिर आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ेंगे लोक राजस्व यानी कि पब्लिक रिवेन्यू, यानी कि सरकार का पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है ना, वो सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लोक राजस्व पढ़ेंगे एक एक करके। और कल का टॉपिक अगर हम लोग देख लें तो लोक राजस्व है, और जिसमें हम लोग लोक राजस्व के क्या है क्या नहीं इसका परिभाषा पूरा पढ़ेंगे हम लोग। फिर लोक राजस्व के जो अलग अलग घटक होते हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कर राजस्व को पढ़ेंगे और आपका गैर कर राजस्व को पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों को भी पढ़ेंगे। और ये सभी टॉपिक जो है वो आपका फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति में भी पढ़ना है हम लोगों को, तो वहाँ से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है वो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।